अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं इस नावल ज़िंदगी ए तेरे नाल जिसको तहरीर किया है रमशा ने, इसकी मैं सेकंड एपिसोड रीड करूँगी जो कि यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें बढ़ते हैं इस किस्से की जानिब। नीली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहने, लंबे सुनहरी बालों को की पोनी टेल बांधे और शहद रंग की आँखों को काले चश्मे से छुपाए हुए बेनियाज़ी के आलम में एयरपोर्ट पर खड़ी थी। इस बात से बेनियाज़ थी कितनी आँखें उसे हसरत और चाहत तक रही थीं। लीज़ा चलो गाड़ी आ गई है हमारी। शाहिद की आवाज़ पर लीज़ा ने गहरा साँस लिया और अपना सूटकेस साथ घसीटते हुए गाड़ी के पास आ गई। शाहिद ने सामान गाड़ी में रखवाया। अब दोनों अपनी मंजिल की जानिब से गामज़न थे। तुम्हें वहाँ जाकर बहुत मज़ा आएगा। लीज़ा उकताई सी लाहौर की भीड़-भाड़ देख रही थी जब इसके कानों में शाहिद की पुरजोशी आवाज़ पड़ी। आई डोंट थिंक सो डैड, आई रियली डोंट थिंक सो। लीज़ा ने इंतहाई बेरुखी से कहा, जेब से एयरपोर्ट्स निकाल कर कानों में लगा लिए। वो सफ़र उसकी सोच से ज़्यादा तवील था। इन्हें गाँव पहुँचने में 4 से 5 घंटे लग गए थे। हवेली पहुँचकर गाड़ी रुकी तो लीज़ा की आँख झटके से खुल गया। वो निगाहें छोटी करके शानदार सी हवेली को देखने लगी जो इसकी सोच से ज़्यादा बड़ी थी। ये आपका घर है? लीज़ा ने सीधा होते हुए शाहिद से पूछा। बिल्कुल मेरा घर है, आओ तो मैं सबसे मिलवाता हूँ। शाहिद ने एक हाथ लीज़ा के कंधे के गिर्द रखते हुए गौर से अपने साथ लेकर हवेली के दाखिले दरवाजे की जानिब चल दिए। इतने सालों के बाद यहाँ वापस आकर शाहिद को वो पल आने लगे जो उन्होंने यहाँ बिताए थे। हवेली के वसी हॉल में दाखिल होते इनकी पहली नज़र फरहीन बेगम पर पड़ी जो हैरत से मुँह खोले इन्हें देख रही थी। अम्मा भी देखिए कौन आया है। फरहीन के अल्फाज पे शाहिद का ध्यान अम्मा बी पर गया तो आंखें माँ को इतने सालों के बाद देखने पर खुद ही भीग गईं। अम्मा बी शाद ने आगे बढ़ना चाहा लेकिन अम्मा बी का हाथ हवा में उठा देखकर अपनी जगह पर रुक गया। क्या करने आए हो यहाँ? अम्मा बी के बेरुखी से पूछने पर शायद तड़प उठे। अम्मा जी आप आज याद आ गई अम्मा की, या तो आखिरकार तुम्हारी इस अंग्रेज बीवी ने आने की इजाज़त दे दी। अपने बाप का सर शर्मिंदगी में झुकता देखकर लीज़ा ने हैरत से अम्मा बी को देखा। वो इन दोनों की बातें तो समझ नहीं पा रही थी लेकिन लहजे से अंदाज़ा लगा सकती थी कि कुछ तो गलत था। मार्था की पिछले साल मौत हो गई अम्मा जी। मैंने आपको बताने के लिए फ़ोन भी किया था लेकिन आपने मुझसे बात ही नहीं की। अम्मा बी ने अफ़सोस से अपने बेटे को देखा। आप यहाँ क्यों आए हो शाहिद मलिक? अम्मा बी के पूछने पर शाहिद ने अपना सर झुका लिया। मैं आन की शादी के लिए आया अम्मा बी, वो मेरी बेटी। खबरदार खबरदार शाहिद मलिक जो अपनी ज़बान पे आन का नाम लिया। 12 सालों से तुम्हें याद नहीं था कि तुम्हारी एक बेटी भी है और तुम्हारा कोई हक नहीं है इस पर, समझे तुम? अम्मा बी मैं इसका वली नहीं हूँ, तुम इसके वली नहीं। तुम्हारा कोई हक नहीं इस पर, तुम जा सकते हो यहाँ से, हम में से किसी को भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं। शायद तड़प कर आगे हुए और अम्मा के कदमों में बैठकर इनके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दें अम्मा जी, अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें। अपने बेटे को यूँ रोता देखकर अम्मा की आंखें पलकें नम हुई। तुम्हें ज़रा सा ख्याल आया था? शायद अपनी 12 साल बेटी को भी आसरा छोड़कर चले गए। 18 साल अर्शमान के नातों कंधों पर सारी जिम्मेदारी लाद कर चले गए। ये तक न सोचा कि अब आपका लाडला शहज़ादा यतीमी का गम संभालेगा या इसकी जिम्मेदारियाँ। अम्मा की हर बात पे शायद शर्मिंदगी से सर झुकाता चला गया। मैं शर्मिंदा हूँ अम्मा जी, बस एक बार माफ़ कर दें। शाहिद ने अपने हाथ अम्मा के पैरों पे हाथ रखे तो अम्मा भी बेबसी से इन्हें देखने लगी। वो कितना ही गुस्सा क्यों ना कर लेती, सच तो यही था कि अम्मा बी की वो एक ही औलाद थी जो अभी भी इस दुनिया में थी। इसे अपनी आंखों के सामने देखकर इनकी ममता तड़प उठी थी। ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो लेकिन शादी खत्म होती तुम वापस चले जाओगे। अम्मा बी का लहजा किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था इसलिए शाहिद ने हाँ में सर हिलाया। अम्मा बी ने शाहिद से ध्यान उठाया तो इनकी नज़र लीज़ा पे पड़ी जो च्युइंगम गम चबाते हुए हवेली की सजावट को देख रही थी। ये कौन है? अम्मा बी के पूछने पर शाहिद ने मुस्कुराकर लीज़ा की जानिब देखा। ये मेरी बेटी है अम्मा बी। अम्मा बी ने अब की बार गुस्से से शाहिद को देखा। तुमने इतने सालों से हमें ये तक बताना गवारा नहीं किया शायद कि तुम्हारी इस अंग्रेज से एक बेटी भी है। अम्मा बी ने मगरबी हुस्न रखने वाली लीज़ा को देखते हुए कहा, माफ़ कर दें अम्मा बी, पार्था नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी का पाकिस्तान में किसी से ताल्लुक हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, आपको बुरा ना लगे। अम्मा भी बेयकीनी से शाहिद को देखने लगी। कितने साल की है वो? शाहिद ने इस सवाल पर तूल निकाला। 18 साल की है। एक तंज़िया मुस्कुराहट अम्मा बी के होठों पर आई। यानी शम्मा को तलाक देने से पहले ही तुम वहाँ शादी कर चुके थे और हमने सोचा कि बस वहाँ नौकरी की वजह से रह रहे हो। वाह शाहिद मलिक, क्या बेवकूफ़ बनाया तुमने हम सबको। शाहिद का सर मज़ीद झुक गया। माफ़ कर दें अम्मा बी, तुम खुद को माफ़ करना नामुमकिन बनाते जा रहे हो शाहिद। शाहिद ने लाचारगी से इन्हें देखा लेकिन फिर लीज़ा के लिए अम्मा भी की आंखों में नरमी देकर खुदा का शुक्र अदा करने लगे। लेकिन मैंने इसे इसलिए साथ लाया हूँ अम्मा भी कि आप सब इसे इसे जान सकें, वो भी अपने वतन को, अपने रिश्तों को जान ले। अम्मा भी ने कुछ सोचकर इस बात में सर हिलाया तो शायद मुस्कुराती हुई लीज़ा की जानिब देखा। लीज़ा यहाँ आओ, इशात ने इंग्लिश में कहा। ली तो लीज़ा गहरा सांस लेकर इनके पास आई। ये तुम्हारी दादी है लीज़ा, सलाम करो इन्हें। लीज़ा ने ठंडी आह भरते हुए अम्मा भी को देखा और अपना हाथ इनके सामने कर दिया। हे
है गिरनी गिरनी। अम्मा भी ने हैरत से इसके अंदाज में और हुलिये को देखा। मुझे अम्मा भी कहो बेटा, सब मुझे अम्मा भी बुलाते हैं। अम्मा भी के नरमी से कहने पर लीजा ना समझी से अपने बाप की जानिब देखा, जिन्होंने अम्मा भी की बात इंग्लिश में दोहराई। क्या इसे उर्दू नहीं आती शायद? क्या मुल्कों की बेटी मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ है? अम्मा भी ने सदमे से कहा तो शायद का सर फिर से शर्मिंदगी से झुक गया। नहीं अम्मा जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे यहाँ के रंग में ढाल दूँ, इसलिए तो इसे यहाँ लाया हूँ। अम्मा भी ने कुछ न कहना चाहा, लेकिन अचानक ही कब से खामोश से इनकी बातें सुनती फरीन बेगम बोल उठी, आप क्यों शाहिद के पीछे पड़ गए? अम्मा भी थके हुए हैं, इन्हें आराम तो करने दें। अम्मा भी ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया। तुम बच्ची हो, शायद को कमरे में भेजो ताकि वो आराम कर सके। फरीन ने इस बात में सर हिलाया और मुलाजमा को बुलाकर लीजा को कमरे में ले जाने का कहा। मुलाजमा लीजा का सामान लेकर इसे दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में ले आई और उसे कमरे में छोड़कर उर्दू में कुछ कहा जो लीजा को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी इसने जान छुड़ाने के लिए लीजा ने हाथ हाँ में सर हिलाया और मुलाजम के जाते ही वो दरवाज़ा लॉक करके अपना हैंडबैग गुस्से से बेड पर फेंका। हेल हेल दो दिस पैलेस एंड वेस, भाड़ में जाइए ये जगह और ये लोग। लीज़ा ने मोबाइल पकड़कर बेबसी से अपने बंद हुए कनाडा के नंबर को देखा, लेकिन वाईफाई कनेक्ट करने पर जब बगैर पासवर्ड के कनेक्ट हो गया तो मुस्कुरा दी। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा है यहाँ। लीज़ा इंस्टाग्राम चलाते हुए खिड़की के पास है, खिड़की खोलकर मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों को रिप्लाई देने लगी। अचानक इसकी नज़र बाहर नजर आते सर खा खेतों पर पड़ी। दोस्त अपना कैमरा चलाया, इस मंजर की तस्वीर बनाकर इंस्टा पर अपलोड करने लगी। वेलकम लीज़ा, मैं लिख टू हेल्प फॉर ऑल आ होल मैंथ। लीज़ा ने कैप्शन में लिखा और तस्वीर पोस्ट कर दी। सामने मौजूद मंजर को देखते लीज़ा ने सोचा कि अपने बाप के लिए वो 1 महीना यहाँ गुजार ही सकती है। ऑन कुछ देर पहले ही अस्पताल से वापस आई थी और वो फरीन के हुक्म के मुताबिक रात का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। फरीन बेगम ने इसे खाने में ख़ास खदमात का करने का कहा था। वजह तो आन नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी इनकी खुशी के लिए हर चीज़ अच्छे से तैयार करने लगी। आन अपने पीछे से आने वाली आवाज़ पर आन का सांस इसके सीने में अटक गया। आज पूरे 12 साल के बाद वही आवाज़ सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो एक पल लगा इसे वो आवाज़ पहचानने में। आन हैरत से पलटी, लेकिन जैसे इसकी नज़र शाहिद पे पड़ी तो वो हैरत से बेरुखी और करब में मुब्तला हो गई। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो तुम, शाहिद ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आन का दिल कर रहा था कि वो इस शख्स से चीख कर पूछे कि क्या एक बाप अपनी बेटी को देखकर ये सोचता है कि वो कितनी बड़ी हो गई। नहीं, एक बाप से अपने हाथों में मोहब्बत से बड़ा करता है, जो शाहिद ने नहीं किया था। आन शाहिद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आन इसे बोलने का मौका दिए बगैर किचन से बाहर निकल गई और अपने आंसू सर पर बांधती कमरे की जानिब भागने लगी। आंसू से धुंधलाती आंखों से इसे कुछ दिखाई नहीं दिख रहा था, इसलिए वो सामने से आने वाले शख्स से बुरी तरह टकरा गई। इससे पहले कि वो जमीन बोस होती, दो मजबूत हाथों ने इसे थाम कर गिरने से रोका। आन, क्या हुआ? शमान की आवाज़ पर आन ने निगाह उठाकर इसे देखा, जो परेशानी से इसके चेहरे पे बहते आंसू को देख रहा था। वो शख्स यहाँ कर रहा है माँ, क्या कर रहा है मान? क्यों है ये वो यहाँ? आन की बात समझकर अशमान ने गहरा सांस लिया और उसे इसके कमरे में ले गया। इन्हें मैंने ही बुलाया। आन कमरे में पहुंचकर अशमान आखिरकार बोला तो आन इसे हैरत से तकने लगी। क्यों? वो तुम्हारा बाप है आन, भला इनकी गैर मौजूदगी में मैं तुमसे कैसे निकाह करता? अशमान की बात आन घायल सी हंसी हंस दी। बाप बाप ऐसे होते हैं अशमान? काम के सिलसिले में बाहर के मुल्क रहने का दावा करके वहाँ शादी करने वाले और यहाँ पर रहती अपनी बीवी और औलाद को भूल जाने वाले। अशमान ने संजीदगी से आन के चेहरे पर इसके इसके करब को देख रहा था। मुझे आज भी वो दिन याद है मान, जिस दिन अम्मी को इनकी कनाडा वाली बीवी की खबर हुई थी। अम्मी ने बस इतना पूछा कि उन्होंने इनके साथ दगा क्यों किया, तो पता है मान, उन्होंने अम्मी के मुंह पर एक थप्पड़ मार कर कहा कि वो इनके काबिल ही नहीं, इसलिए कि नहीं उन्होंने शादी नफरत करते थे वो मेरी अम्मी से। बड़े भाई ने ज़बरदस्ती इनके पल्ले बांध दिया था मेरी अम्मी को, इसलिए कि उन्होंने वहाँ शादी। अशमान मिठियाँ बिजते आन के आंसू देखता इसकी बात सुन रहा था। मुझे लगा इनकी ये नफरत सिर्फ अम्मी के लिए है, लेकिन इनके मरने के बाद उन्होंने साबित कर दिया जैसे अम्मी इनके लिए एक मजबूरी थी, मैं बस वही थी। इसलिए 12 साल की वो बच्ची जिससे अपनी माँ को खोया, इससे इससे इसका बाप पीछे इनका 7 समंदर पार चले गए और कभी पलट कर भी नहीं देखा कि इनकी कोई बेटी भी है या नहीं। आन ने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछ कर अरशमान को देखा और आज जब वो वापस आकर मुझे बेटी कहे तो कैसे मान लूँ मैं खुद को इनकी बेटी? मान कैसे? इतना कहकर आन का खुद पर बंदा जब टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखा आयुष्मान की बस हुई थी, इसलिए इसके सामने घुटनों के बल बैठ कर इसका चेहरा अपने हाथों पे थाम लिया। यकीन जानो आन, इन इसके लिए मैं भी इनसे इतनी नफरत करता हूँ जितनी कि तुम। मैं भी नहीं चाहता कि हाँ कि हमारे खुशियों भरे जहां में इनकी कोई जगह हो। आप खामोशी से अरशमान के चेहरे को देखने लगी।
लेकिन ना तो मैं और ना ही तुम इस बात को झुठला सकते कि वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारे वली। इस बात पर आन ने अपनी नज़र झुका ली। लेकिन फिर भी अगर तुम इन्हें यहाँ नहीं देखना चाहती तो मैं इन्हें सुबह ही वापस भेज दूँगा। आन ने कुछ देर इस बारे में सोचा, फिर अपना सर इनकार में हिलाया। नहीं मान, मुझे इनके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आशा ने इसकी बात पे मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। ये हुई ना बात, अब इस सब के बारे में सोचना छोड़ दो, शादी की तैयारियों पे ध्यान दो, क्योंकि बामुश्किल 20 दिन हैं। तुम्हारे पास तो जितने शौक पूरे करने हैं कर लो। अशमा ने नरमी से आन के आंसू पोंछते हुए कहा, तो इसकी मोहब्बत पर आन मुस्कुरा दी। आप बहुत अच्छी हैं मान, आन ने शर्मीली सी मुस्कान से कहा। तुमसे कम। अशमान ने इसके माथे पर होठ रखने चाहे, लेकिन आन फौरन कतरा कर इससे दूर हुई और अपनी नजरें झुका ली। आन के यूं कतरा जाने पर अशमान की आंखों में जुनून उतरा, जैसे इसकी ये हरकत पसंद ना आई हो, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी कर भी नहीं सकता था। बचा लो खुद को आन मलिक, जितना बचा सकती हो। 20 दिन बाद जब मेरी हो जाओगी तो मुझसे बचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक चाय पना होगी, मेरा सीना। अर्शमान शिद्दत से इसके हसीन चेहरे और कपकपाते होठों को देखकर कह रहा था, जब इसे खुद से ही डरने लगा कि बगैर हक के कोई गुस्ताखी न करे तो गुजरे, तो उठकर वहां से चला गया। जबकि इसके जाने के कितनी देर बाद ही आन इसकी शिद्दत के जेर असर वहीं बैठकर कपकपाती रही थी। लीज़ा हिस्बे मामूद सुबह सवेरे उठी थी से तो इसे इस जगह का याद आया जहाँ वो 1 महीने के लिए फँस चुकी थी। कल शाम भी वो इसी गुस्से में मोबाइल देखते हुए शाम 6 बजे ही सो गई। शाहिद जानते थे कि लीज़ा को अपनी नींद डिस्टर्ब किया जाना सख्त नापसंद था। शायद इसलिए इसे किसी ने जगाया नहीं था। एक गहरा सांस लेकर लीज़ा बेड से उतरी और फ्रेश होकर अपने जिम के शॉर्ट्स निकाल कर देखने लगी। स्टूपिड गर्ल, यहाँ कौन सा तुम्हें वहाँ की तरह ज़मीन नसीब होगा? तुम इस मुल्क में नहीं पत्थरों के ज़माने में आ चुकी हो। लीज़ा ने मुँह बनाते खुद कलाम किया, फिर कल हवेली का देखा वसी सहन याद आने पर मुस्कुरा दी। चलो थोड़ी जॉगिंग से ही गुज़ारा कर लेते हैं। ये सोचकर वो चेंज कर कर आईने के सामने आई और सुनहरी बालों का रफ सा जूड़ा बनाकर मुस्कुराते हुए खुद को देखने लगी। काले रंग की तंग सी शॉर्ट्स जो बिल्कुल बामुश्किल घुटनों से नीचे तक आती थी, उस पर ब्लैक टॉप पहने जिससे इसका पेट पीली बटन पर पहना सुनहरी मोती साफ दिखाई दे रहा था। खुद पे ध्यान देने की वजह से इसका फिगर इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलकश लग रहा था। कनाडा में तो वो जो चाहे और पहनने की आदी थी, और यहाँ भी शायद ने यही कहा था कि इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा, इसलिए बेधड़क होकर इसका जो पहनने का दिल किया वो पहनी और बाहर आ गई। इस लॉन में जॉगिंग करते अचानक इसकी नज़र घर के पिछली जाने पड़ी, जहाँ एक और सहन था। लीजा इस तरफ गई तो नज़र एक जगह पर पड़ी जहाँ पूरी की पूरी जिम बनाई गई थी, लेकिन जिस चीज़ ने लीजा की तवज्जो, वो इस जिम में पुश ऑफ्स करता हुआ शख्स था। तवाना जिस्म पर काला ट्राउजर और काली बनियान पहने हुए मखरूफ नकूश और गुंदमी रंगत वाला शख्स हद से ज़्यादा खूबरू लग रहा था। बेसाख्ता लीजा ने इसे सर से पैर तक देखते हुए अपने होठ गोल किए और सीटी बजाने लगी। फिर इसने अपना मोबाइल अपने ट्राउजर की जेब से निकाला और इस हैंडसम बंदे की कितनी तस्वीरें बना डाली। फिर सबसे अच्छी तस्वीरें वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी। इस हेल में कुछ तो इंटरेस्टिंग मिला। पूरे कनाडा में ऐसा हैंडसम बंदा ढूंढ के तो दिखाओ मुझे। लीजा ने मुस्कुराते कैप्शन लिखा और मोबाइल जेब में रखकर जेब की जानिब चल दी, लेकिन अचानक ही इसका पैर जमीन पर पड़े टेम्पल से टकराया और वो औंधे मुंह जमीन पे जा गिरी। वाह लीजा मलिक, वाह पहली बार कोई बंदा बात करने के काबिल लगा। उसके सामने खुद को ही बेइज्जत करना था तुमने। लीजा ने हल्के से सिरगोशी की और उठकर अपने कपड़े झाड़ते हुए इस शख्स को देखा जो आंखों में अंगारे लिए इसे घूर रहा था। हाय, लीज़ा ने अपना चेहरा एक जानिब करके दिल किसी से मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी कि इस तरह वो मज़ीद खूबसूरत लगती थी, लेकिन इस शख्स की आंखों में बाकी मर्दों की तरह सताश आने के बजाय मज़ीद नागवारी और गुस्सा उभर आया था। आई एम लीज़ा एंड व्हाट इज़ योर क्यूट नेम सर? लीज़ा ने अपना नाजुक हाथ इसके सामने करके मुस्कुराते हुए पूछा, तो जवाब में शख्स ने इसे कोहनी से पकड़ा और अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। लीज़ा पहले तो इसकी बेख्तियारी पर हैरान हुई, फिर खुद से अपना बाजू खींचने लगी, लेकिन इस शख्स की पकड़ इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि वो आसानी छूट जाती। वो आदमी से सीधा शाहिद के कमरे में लाया और उसे शाहिद के पैरों में फेंका, जो अभी फ्रेश होकर वॉशरूम से निकले थे। अशमान बेटा ये, शाहिद ने हैरत से लीजा को देखते हुए कहा, जो कि ज़मीन पर पड़ी अपना बाजू से ला रही थी, जो कि अशमान की पकड़ से लाल हो चुका था। अपनी इस बेटी को यहाँ लाएं तो इसे यहाँ के अतवार भी सिखाएं। ये इसका कनाडा नहीं जिसे बेहाई फैलाने का दिल करे फैलाती रहे। ये मुल्कों का घर है, इनका गाँव है, और हम मलिक अपनी औरत के चेहरे पे किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करते जो खुद की नुमाइश करती फिर रही है। अशमान ने गुस्से से कहा, जबकि लीजा इसकी उर्दू में कई एक भी बात समझने से कासिर थी। हाउ डेयर यू ट्रेड में लाइक दैट? लीजा ज़मीन से उठकर गुस्से से चिल्लाई और बहादुरी
से अर्शमान की निगाहों की शरारों का मुकाबला करने लगी। हिम्मत तो बहुत कुछ कर गुजरने की है, लेकिन फ़िलहाल ये कहूँगा कि आज के बाद तुम मुझे ऐसे कपड़ों में नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। अर्शमान ने इंग्लिश में कहा और वहाँ से चला गया, जबकि लीज़ा अब गुस्से से अपनी मुठियाँ बीच रही थी। लीज़ा शाहिद ने इसके कंधे पे हाथ रखा कुछ कहना चाहा, लेकिन लीज़ा ने इनका हाथ बुरी तरह से झटक दिया। मैं वापस जा रही हूँ डैड, मैं ऐसी घटिया लोगों घटिया जगह पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रहूँगी। इतना कहकर लीज़ा वहाँ से चली गई और शाहिद गहरा सांस लेकर इसके पीछे चल दिया। वो जानते थे कि लीज़ा का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन वो भी ये भी जानते थे कि चाहे वक्त के साथ लेकिन उसे प्यार से मना लेंगे। आशुमन अपने डेरे पर बने ऑफिस में बैठा हर गुजरी बात के बारे में सोच रहा था। पहले आन का शाहिद के आने पे यूँ परेशान होना, फिर शायद की वो बदहलास बेटी जो बदकिस्मती से आयुष्मान की कज़न होने के साथ-साथ होने वाली साली भी थी। ये सब बातें आयुष्मान को अब इज़्तिराब में मुब्तला कर चुकी थी। इन्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। आयुष्मान ने अपना माथा मसलते हुए सोचा, क्या हो गया भाई? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आया था, लेकिन तुम तो पहले ही उकता बैठ पड़े हो। सुल्तान की आवाज़ पर आयुष्मान हल्का-सा मुस्कुराया, इसे अपने सामने कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। कैसे हो सुल्तान? लाहौर में हमारी फ़र्म कैसी चल रही है? अशमान ने अपने भाई को देखते हुए पूछा, जो कई मामलात में इसका अक्स इसका दायां हाथ था। अच्छी चल रही है भाई, इस फ्रेंड को बहुत जल्द एक कंपनी में बदल कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अशमान ने कहा और अपने साथ पड़े कागजात को देखने लगा। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो क्या? मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? सुल्तान ने अशमान के सामने कागजात के ढेर को देखते हुए पूछा। तुम पहले ही मेरी मदद कर रहे हो सुल्तान, पापा की छोटी सी फैक्ट्री को अपनी मेहनत से एक फर्म बना चुके हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा अहम और कुछ भी नहीं। असल सुल्तान इसकी बात पर मुस्कुराएगी तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं पाई जो कुछ आपने मेरे लिए इस घर के लिए किया है। सुल्तान एक पल को खामोश हो गया, एक साया इसके चेहरे पर आया। मुझे याद है बाबा के जाने के बाद कैसे आपने मुझे इनकी कमी महसूस नहीं होने दी। इनका हर काम महज 18 साल की उम्र में संभाल लिया और इनका ख्वाब पूरा करने के लिए पढ़ाई भी करते रहे। हमें एक पल के लिए भी इनकी कमी महसूस नहीं होने दी आपने। अशमान ने अपने भाई की बात पर मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने वही किया सुल्तान, जो मेरा फ़र्ज़ था। सुल्तान भी इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। अब कोई काम है तो मुझे बताएं, फ़िलहाल यही रुका हूँ तो आपकी मदद हो जाएगी। कुछ तो फ़ायदा उठाए छोटे भाई का। अशमान ने इसकी बात पर गौर किया, फिर कुछ देर सोचने के बाद कुछ कागजात निकाल कर सुल्तान के सामने रखे। हमारे गाँव के साथ वाले गाँव का सरदार इत्तेहाद मलिक, इसके साथ मुझे कुछ ज़रात के मामला तय करने जाना था, लेकिन अब चचा और उनकी इस बेटी का यहाँ आ जाना मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, इसलिए तुम कल ही वहाँ जाकर इन मामलात को हल कर देना। सुल्तान ने वो फाइल पकड़ा कर इसे एक नज़र देखा, उस बात में सर हिलाया। जी भाई, मैं देख लूँगा। अशमान ने इस बात में सर हिलाया। अरे देखो, तुम मेरे पास आए हो, मैंने खाने का भी नहीं पूछा। अभी रुको, बढ़िया सी चाय मंगवाता हूँ। अशमान की बात पर सुल्तान मुस्कुराता हुआ इस फाइल को देखने लगा। वो बस ये जानता था कि जो काम इसके भाई ने सिखाया है इसे वो करना था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कल इसका मुकद्दर ही बदलने वाला था। बाजी ये देखो, मैंने गुड़िया का कितना प्यारा लहंगा सिया है, पता है पूरी हमारी हमसाई की बेटी है ना शब्बू, इसके पास गुड्डा है बड़ा सोना। कल अपनी गुड्डी की इससे शादी करूँगी। किरमिस ने खुशी से चहकते हुए अपनी बहन को एक छोटा सा लाल लहंगा दिखाया। खुदा को खौफ करो नूरी, 17 साल की हो के भी गुड्डियों से खेलती है। बच्ची बच्ची है तो भला अब इतनी बड़ी हो जा, तेरी जितनी लड़की की अपनी शादियाँ हो जाती हैं और तू गुड्डी की शादी कर रही है। अपनी बहन हिफ्सा की बात पर कनिस ने मुँह बसोर कर कहा, मुझे नहीं करनी शादी अभी, वैसे भी मैं तभी शादी करूँगी जब अब्बा मेरे लिए इतना बड़ा गुड्डा ढूंढ के लाएंगे जितना बड़ा प्यारा गुड्डा शब्बू का है। कनिस ने मुंह में दुपट्टा डालकर शर्माते हुए कहा, तो हफ्सा हंस दी। तो गुड्डे से शादी करेगी? नहीं बाजी, गुड्डे का मैं क्या करूँगी, बल्कि मैं तो इससे शादी करूँगी जो गुड्डे की तरह सोना सा होगा, बिल्कुल इसी तरह का पैंट कोट पहनने वाला शहरी बाबू होगा। अब की बार हफ्सा वो कैक में लगाकर हंस दी। वैसे अम्मा अब्बा कहाँ गए हैं? सुबह से नज़र नहीं आ रहे। कनिस ने यहाँ वहाँ अपने छोटे से मिट्टी के घर को देखते हुए कहा, जिसमें वो इसके माँ बाप, एक बड़ी बहन और दो छोटे भाई रहते थे। इनके गांव में मजदूर तबके को ज़्यादा सहूलत मुयसर नहीं थी, इसलिए घर टीवी पंखे के साथ साथ बिजली से भी महरूम था। न ही इन गाँव में लड़कियों के स्कूल की सहूलत मुयसर थी, इसलिए कनीज़ और उसकी बहन दोनों ही तालीम से महरूम रही थी। पता नहीं नूरी, सुबह ही वडेरों का फ़ोन आया था अम्मा को लेने। अम्मा तो इनके साथ चली गई थी और अब्बा तो कल रात से घर ही नहीं आए, शायद किसी काम में मसरूफ़ हों। इफ्सा ने कंधे उचकाते हुए कहा और हाथ में पकड़ी कमीज पे कढ़ाई करने लगी और कनीज भी कंधे उचकाते हुए खुद से यह लहंगा अपनी गुड़िया को पहनाकर देखने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और रशीद अपनी बीवी हमीदा के साथ इंतहाई परेशानी के आलम में घर में दाखिल हुआ। आन को देखती ही हिफ्सा पानी
लेने चली गई, जबकि कनिज हर शय से बेनियाज अपनी गुड़िया के सर पे दुपट्टा सजाते हुए मुस्कुरा रही थी। देखो अब्बा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बुटीक, देखना मैं दुल्हन बनकर इससे भी ज़्यादा सोहनी लगूंगी। कनिज ने खुशी से चहकते हुए कहा और अपनी बेटी की मासूमियत पर रशीद की बस हुई और वो फूट फूट कर रोते हुए वहाँ मौजूद छोटे से कमरे में चला गया। कनिज ने परेशानी से अपनी माँ को देखा, जो खुद दुपट्टा अपने मुंह में दे रही थी, दे रो रही थी। क्या हुआ अम्मा? कनिज ने घबरा कर पूछने पर इसकी माँ इसके करीब आई और उसके हाथ से वो गुड़िया के लेकर ज़मीन पे फेंक दी। अब इस सब से खेलने की उम्र नहीं तेरी नूरी, अब बड़ी हो जा तू। कनिज ने मुंह छोड़कर अपनी माँ को देखा, आखिर अपने माँ बाप की लाडली थी जिसने करीब खाने के बावजूद अपनी बेटी को शहजादी की तरह रखा था। क्यों बड़ी हो जाऊं मैं, अभी नहीं होना मुझे बड़ा। कनिज की माँ इसकी बात पर अपना सर थाम कर फूट फूट कर रोने लगी। कल तेरा ब्याह है नूरी। माँ की बात पर कनिज की आंखें हैरत से खुल गई। मेरा ब्याह किससे अम्मा? नूरी की मासूमियत से पूछने पर इसकी माँ ने जान निसार नजर से अपनी लाडली को देखा, लेकिन वो क्या करती। वो अंदर वो और रशीद मजबूर थे, बहुत ज़्यादा मजबूर। सरदार हाथ मलिक से हमीदा की बात पर आज पानी पिलाती हफ्सा के हाथों से बर्तन छूट कर ज़मीन पर गिरे और बर्तनों की आवाज़ के बाद इनके घर में गहरा सकून छा गया, जैसे किसी की मौत हो गई, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो। लाल शरारे में मलबूस हल्की सी ज्वेलरी पहने, होठों पे पस लिपस्टिक लगाए, वो सादगी में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ये जोड़ा इसे हवेली से भिजवाया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन कनीज़ के लिए वो लाल जोड़ा सफ़ेद कवन के मुताबिक था। चारपाई पे बैठकर अपने हाथों को तकते हुए वो दो आंसू के इसके सादा सी मेहंदी लगे हाथों पे गिरे थे। क्या यही था इसका मुकद्दर कि इसे अपनी उम्र से 4 गुना बड़े आदमी को विली कर दिया गया था, वो भी इस गुनाह के लिए जो इसके बाप ने किया ही नहीं था। इस शख्स के बारे में सोचकर कनीज़ को खौफ आ रहा था। वो इसके पास से नहीं जाना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। लड़की को लेकर हमारे साथ चलो, मलिसा अपने डेरे पर बुलाए निकाह के लिए। बाहर से आने वाली आवाज़ पे कनीज़ का दिल खौफ से बंद हुआ और आंसू मजीद मतवानी से इसके हाथों पे गिरने लगे। क्या मतलब हम कनीज़ को डेरे पे लेकर जाएंगे? तुम्हारे मलिसा अब यहाँ नहीं आएंगे निकाह के लिए? अपनी बहन हफ्सा की गुस्से में डूबी आवाज़ कनीज़ के कानों से टकराई। इत्तेहाद में ऐसे घर में कदम रखना भी गवारा नहीं करें, यहाँ आना तो दूर की बात। आदमी की आवाज़ हकारत से भरी हुई थी। अब चलो, इन्हें इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं होगा। आदमी के इतना कहने पर वहाँ खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद कनीज़ की माँ हमीदा और बहन हफ्सा कमरे में दाखिल हुई। अम्मा, कनीज़ ने आंसुओं से तर आंखें उठाकर हमीदा को पुकारा तो हमीदा तड़प कर रोने लगी, जबकि हिफ्सा तो बस मुर्दा आंखों से इसे देख रही थी। हमीदा ने आगे बढ़कर कनीज़ के दुपट्टे का घूंघट निकाल दिया और उसे खड़ा करके अपने सीने से लगाया। अपनी माँ को माफ़ कर देना नूरी, हम मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर। कनीज़ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहती थी तो क्या इसके पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। वो मुर्दा हालत में इनके साथ चल दी। बाहर आने पे कनीज़ की नज़र अपने बाप पे पड़ी कि शायद उसे बचा ले, अपने पास कहीं छुपा ले, लेकिन रशीद का सर झुका देखकर कनीज़ की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हुई। कनीज़ अपने माँ बाप और देहात मलिक के आदमी के साथ गाँव के डेरे पे आई। वहाँ पहुँचते ही कनीज़ की पहली निगाह अपने होने वाले शौहर शौहर पे पड़ी, जो सफ़ेद कमीज़ के नीचे धोती पहने हुए थे। सांवली रंगत और उस पर सफ़ेद दाढ़ी इसकी उम्र की सा गवाही थी। एक बार फिर इसे अपने नसीब पे कनीज़ की आंखों से कितने आंसू बहते। कुछ औरतों ने इसे इसकी माँ बाप से जुदा किया और लाकर ताकत पे शान से बैठे इतिहाद के कदमों में बिठा दिया। कनीज़ ने घूंघट के नीचे से एक सही से निगाह इत्तेहाद हट पे डाली, जो इसकी घूंघट में छिपा होने के बावजूद पुरशौक निगाहों से निहारने में मसरूफ़ थे। जैसा कि आप जानते हैं कि रशीद अहमद ने सरपंच की हवेली जाकर इनकी बीवी की जान ली, जिसकी सज़ा वैसे तो मौत है, लेकिन मलिक साहब को इस पर रहम आ गया, इसलिए उन्होंने रशीद की सज़ा कम करते हुए इसकी बेटी मलिक ख़ानदान को विनी करने का हुक्म दिया है। खुद के बारे में ये अल्फाज सुनकर बहुत से आंसू कनीज़ की आंखों से बहकर ज़मीन पोंछ हुए। अब इस लड़की कनीज़ फातिमा का निकाह इत्तेहाद मलिक से होगा और उसके बाद वो मुल्कों की मलकियत हो जाएगी। ना तो इसके घरवालों का इससे कोई राब्ता होगा, ना ही इसका घरवालों से। मुल्कों की हवेली में इसकी डोली जाएगी और वहाँ से इसका जनाजा निकलेगा। कनीज़ बात पे अपनी माँ का सिसकना रोना सुन चुकी थी। आदमी की बात मुकम्मल होने के बाद एक मौलवी वहाँ आया और इत्तेहाद मलिक के अक़ब में बैठ गया। कुछ देर के बाद ये निकाह शुरू हो चुका था। इत्तेहाद मलिक वल्द जवाद मलिक, आपका निकाह कनीज़ फातिमा वल्द रशीद अहमद के साथ होना तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कनीज़ को एक हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ सरकता हुआ इसकी कमर तक आया था। इस लम्स को महसूस कर ना जाने क्यों कनीज़ को खुद से नफ़रत हो रही थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इत्तेहाद मलिक ने एक से ज़्यादा कहा तो वो मौलवी कनीज़ की जानिब मुतवज्जह हुआ। कनीज़ फातिमा, आपका निकाह इत्तेहाद मलिक वल्द जवाद मलिक के साथ होने तय पाया है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी के सवाल पे कनीज़ बुरी तरह से काँप गया और एक निगाह इत्तेहाद को देखकर रोते हुए अपने बाप की जानिब देखने लगी, जो खुद भी बेबसी से सर झुकाए रोने में मसरूफ़ थी। कनीज़ की खामोशी देखकर मौलवी ने अपना चेहरा जवाब दोहराया। तभी एक काली बुराडो झूम से कुछ फासले पे खड़ी हुई। सब हैरत से मुड़कर इसकी गाड़ी को देखने लगे, जिसमें से 2 बंदूकों वाले
आदमी उतरे और पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। पिछली सीट का दरवाज़ा खुलते ही नीले रंग का पैंट कोट पहने एक शख्स बाहर निकला। बालों की नफासत से सेट किए और आंखों पर काला चश्मा सजाए वो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन रहा था। इसके एक आदमी ने गांव के शख्स से कुछ पूछा तो इसने इत्तेहाद की तरफ इशारा कर दिया। इस शानदार आदमी ने आंखों के सामने से चश्मा हटाकर इत्तेहाद को देखा और चलते हुए इसके सामने आया। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेहाद ने एक नज़र इस लड़के को सर से लेकर पैर तक देखा। वालेकुम अस्सलाम, मैं सुल्तान मलिक हूँ, अर्शमान मलिक का भाई। उन्होंने ज़मीन के कुछ मामला तय करने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। सुल्तान ने अपनी बात कहते हुए इर्द-गिर्द का माहौल देखा। लेकिन मुझे लगता है आपकी यहाँ कोई तकरीर चल रही है। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं बाद में आ जाऊँगा। सुल्तान की बात पे इत्तेहाद मुस्कुराया। अरे नहीं बच्चे, कोई मसला नहीं, तुम अर्शमान के भाई हो, मतलब मेरे अपने हो। इत्तेहाद के ऐसे कहने पर सुल्तान के चेहरे की संजीदगी जू की तू थी। और यहाँ मेरा निकाह हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि तुम मेरे निकाह में शिरकत करो। इसके बाद हम तुम्हारे मामलात भी देख लेंगे। अब की बार सुल्तान के माथे पे हल्के से बल आए थे। आपका निकाह बिल्कुल मेरा निकाह, प्यारी सी नूरी के साथ। इत्तेहाद ने अपने कदम पे बैठे वजूद पे हाथ फेरते हुए कहा। इत्तेहाद की इस हरकत पे सुल्तान इस वजूद को कांपते हुए देख सकता था। इस लाल जोड़े में बस इस औरत के हाथ नजर आते जिनको देखकर सुल्तान इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि वो लड़की का मुहर थी। सुल्तान ने ये सोचकर इस सबको नज़रअंदाज कर दिया कि इनके गाँव का ज़ाती मामला है। नहीं कोई मसला नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगा। अब की बार इत्तेहाद मलिक ने सुल्तान को मुँह बनाकर देखा। अगर तुम जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरी खुशी में शामिल हो। बस 2 मिनट की तो बात है। रुक जाओ, फिर हमें भी खातिरदारी का मौका मिल जाएगा। सुल्तान ने कुछ सोचकर गहरा साँस लिया और इस बात में सर हिला दिया। ये देखकर इत्तेहाद मलिक मुस्कुराते हुए मौलवी की जानिब मुतवज्जह हुआ। शुरू करें मौलवी साहब। इत्तेहाद मलिक के ऐसे कहते मौलवी ने कनीज़ से पूछा हुआ सवाल फिर से दोहराया। लेकिन अब की बार कनीज़ फिर से मुँह खामोश रही। जवाब दे वरना यहीं सबके सामने तेरे बाप को सूली पर लटका दूँगा। इत्तेहाद हल्के से घबराया तो गनी खौफ से काँप उठी और अपनी सिस्टरों का गला घोंटकर रोने लगी। मौलवी के एक बार फिर से ये सवाल पूछने पर कनीज़ की बस हुई थी। वो इत्तेहाद के कदमों से उठकर अपने बाप के पास भागी और उसके सीने से लगकर फूट-फूट कर रोती। मुझे बचा लो अब्बा, मुझे इससे बचा लो, मुझे नहीं करना इससे ब्याह, नहीं करना। दुल्हन की इस हरकत पे जहाँ पूरा गाँव खामोश था वहीं सुल्तान के माथे पर बल आए थे। ये जो भी माजरा था इसकी समझ से बालातर था। इत्तेहाद मलिक गुस्से से उठा और कनीज़ की जानिब चल दिया। इसे अपनी जानिब आता देखकर कनीज़ रशीद के पीछे छुप गई और उसकी कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। इत्तेहाद के वहाँ पहुँचते ही रशीद ने अपने हाथ इसके सामने जोड़ दिए। रहम करो साईं, ऐसा ज़ुल्म मत करो, मेरी बेटी अभी बच्ची है, बस 17 साल की है, वो रहम करो इस पर, आपसे निकाह नहीं करना चाहती। इत्तेहाद मलिक ने बाकायदा दाँत खिंचाते हुए रशीद को देखा। ये आपके अब मुल्कों की मलकियत है, समझा कर, और अगर निकाह नहीं करेगी तो इसके बगैर ही मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब ये मेरी है। इत्तेहाद ने कनीज़ को पकड़ना चाहा लेकिन रशीद ने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे सज़ा दे लो साईं, सूली पे लटका दो, जान से मार दो मुझे, लेकिन मेरी नूरी को कुछ मत करो। रशीद ने रोते हुए कहा तो इत्तेहाद मलिक मुस्कुरा दिया। इससे मुझे क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो तेरी ये बेटी देगी, मुझे मेरी ज़िंदगी को रंगीन बनाएगी। इत्तेहाद ने ख़बासत से भरपूर सरगोशी की और कनीज़ का हाथ थामना चाहा लेकिन तभी सुल्तान रशीद के सामने आकर इसकी ढाल बन गया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इत्तेहाद ने निगाहें छोटी करके सुल्तान को देखा। ये हमारे गाँव का ज़ाती मामला है मलिक साईं, इसमें मत पड़ो। इत्तेहाद के खबरदार करने वाले लहजे में सुल्तान की आंखों में हैरत उतरी। ये लड़की आपसे शादी नहीं करना चाहती और आप इसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इत्तेहाद मलिक को इस बात पे कहकमा लगाता देखकर सुल्तान अपनी मुठ्ठियाँ भींच गया। अच्छा कौन रोकता है मुझे ऐसा करने से? हमारा दीन और हमारा कानून। सुल्तान ने संजीदगी से जवाब दिया। कानून 110, ये मेरा गाँव है, यह मेरा कानून चलता है, जो चाहूँगा वो करूँगा और तुम्हारा हक में बेहतर ये है कि तुम इस मामले से दूर रहो। सुल्तान अब नफ़रत से इस शख्स को देख रहा था। देखो साईं, इस लड़की के बाप ने मेरी बीवी को मारा, इसलिए सज़ा के तौर पे इसे अपनी बेटी को विनी करना होगा। सुल्तान ये जानकर अपनी मुठ्ठियाँ जब से भींच गया। ये कैसा कानून है? अगर गुनाह इस शख्स का है तो सज़ा इसे दो, इसकी औलाद को नहीं। हमारा यही कानून है, यहाँ पर यही होगा। इतना कहकर इत्तेहाद आगे बढ़ा और कनीज़ को कलाई से पकड़कर इतनी ज़ोर से अपनी जानिब खींचा कि वो चीख के साथ ज़मीन पे गिरने लगी, मगर सुल्तान ने ऐन वक्त पर इसका दूसरा बाजू थाम कर गिरने से रोका और उसका नाजुक हाथ इत्तेहाद की पकड़ से छुड़ाकर इसे अपने पीछे खड़ा कर दिया। इसके ऐसा करते ही वो वापस अपने बाप के पीछे छुप गई। सुल्तान की गैरत गवारा नहीं करती थी कि वो अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखता। ये लड़की हमारे ख़ानदान को वेनी कर देगी, अब इसका मुकद्दर हमारे हाथ में है, जिससे चाहेंगे इसका निकाह होगा। सुल्तान मलिक हैरत से दूल्हा बने इस 60 साला आदमी को देख रहा था जो कितनी बेशर्मी से एक लड़की के बारे में ये बात कर रहा था जो इसकी बेटी की उम्र की थी। किस ज़माने की बात कर रहे हैं तुम समझाए लोग, कानून किसी को ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। सुल्तान की कानून की बात करते इत्तेहाद का एकमा लगाकर हँस दिया।
मैं सरदार हूँ मियाँ और तुम्हारा कानून जेब में रखता हूँ, जो करना है कर लो, इस लड़की का इनकाम मुझसे होकर रहेगा क्योंकि ये हमारे ख़ानदान को खून बहा में दी गई है। सुल्तान का बस नहीं चल रहा था कि साथ में कोई की जान ले ले, क्या इसके दिल में इस लड़की के लिए रहम नहीं आ रहा था। सुल्तान ने बेबसी से इस घूंघट में छुपी लड़की को देखा जो आपके पीछे खौफ से काँप रही थी। लाल जोड़े में सजी इस वजह का अगर कुछ नज़र आ रहा तो बस इसके सामने से मेहंदी लगे नाजुक हाथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुल्तान अभी भी अपनी बात पे कायम था। सरदार की बंदूकें थामे लोग भी इसे डराने के लिए नाकाफ़ी थे। वो भला कैसे इस लड़की से ऐसी ज़्यादती होने देता जो इसके बाप के मुताबिक महज़ 17 साल की थी। नहीं, इस लड़की की इतनी फ़िक्र क्यों हो रही है तुम्हें? कामीन लोग हैं ये सुल्तान मलिक हमारे नौकर ग़ुलाम हैं, इनका मुकद्दर ही हमारा काम आना है। इत्तेहाद ने ख़बासे से इस नाज़ुक वजह को देखते हुए कहा जो इसकी बात पर सहम कर खुद ही में ही सहम गया था। तुम कुछ भी करो, आज ये निकाह नहीं होगा। इस बात पर इत्तेहाद आपने से बाहर हो गया। फिर सुल्तान से जान छुड़ाने के लिए एक तरकीब इसके ज़हन में आई तो वो चालाकी से मुस्कुराया। तो ठीक है सुल्तान मलिक, नहीं करूँगा मैं इस लड़की से निकाह, लेकिन फिर तुम्हें इस लड़की से निकाह करना होगा। इत्तेहाद ने सुल्तान पे बम गिरा दिया। सुल्तान के अड़े रंग देखकर सरदार मुस्कुराया। अब सुल्तान इतना भी अच्छा नहीं था कि इस लड़की को बचाने के लिए अपनी निगाह में ले लेता। आखिर थी तो वो एक नौकर की बेटी ना। अगर तुम इससे निकाह करोगे तो ठीक है, वरना कुछ भी कर लो, ये निकाह होने से नहीं रोक सकते। बोलो, करोगे इस लड़की से निकाह? इत्तेहाद के सवाल पर वहाँ मौजूद हर शख्स को सांप सूख गया। सुल्तान की खुशी देखकर वो खबासी से मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं करूँगा इस लड़की से निकाह। सुल्तान की बात पर सबकी की आंखें हैरत से फैल गई। भला वो पढ़ा लिखा शानदार सा आदमी कैसे एक गुलाम की बेटी को बिना देखे बिना इसका नाम जाने का निकाह में ले सकता है? तुम सब निकाह की तैयारी करो। इत्तेहाद ने हैरत से सुल्तान को देखा जिसने ये बात इसकी तवक्को के बरअक्स कही थी, लेकिन सब गाँव वाले इसके सामने ये बात कहकर अब वो बेबस हो चुका था। ठीक है, अभी होगा तुम्हारा निकाह इस लड़की से और फिर तुम इसे हमशया के लिए अपने साथ यहाँ से ले जाओगे। इसका इस गाँव से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इत्तेहाद ने सुल्तान को डराना चाहा, लेकिन सुल्तान के इस बात में सर हिलाने पर सबकी आंखें हैरत से फैल गई। पर इस पे सबसे ज़्यादा इस बात तो वो नाजुक सी जान थी जो घूंघट के पीछे आंखों में नमी लिए इस मसीहा को देखती सोच रही थी कि वो अनपढ़ शानदार से मर्द का एहसान कैसे चुकाएगी। वो सारी ज़िंदगी इसके कदमों में गुजार देती तो भी इसका एहसान नहीं चुका पाती, लेकिन इसने सोच लिया था कि वो शख्स गुलाम बन के रहेगी, अपने नाम जैसी एक कनीज़ बन कर रहेगी, अपने सुल्तान की कनीज़। असल में आज अपने टाँके खुलवाने थे और उस मकसद के लिए वो 10 मरतबा कपड़े तब्दील करके अब 11वीं मरतबा खुद को आईने में देखकर मुँह बना रहा था। क्या हो गया सरदार जी, आज कमरे में लंडा बाज़ार खोल लिया है क्या? गुलाम जो अभी अज़म के कमरे में आया था हँसते हुए पूछने लगा। हाँ, खोला है लंडा, एक सूट सिर्फ 10 रुपए का। अपना कॉलर ठीक करके अज़म ने अपने बालों पे हाथ चलाते हुए कहा, काले रंग की शलवार कमीज से अपना आप ठीक लग रहा था। 10 रुपये अच्छा रेट है, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे कितने का बेचोगे? गुलाम ने दिलचस्पी से पूछा। ज़्यादा नहीं, बस 10,000 का एक सूट। गुलाम का मुँह हैरत से खुल गया। मैं तेरा लंगोटिया यार हूँ, 20,000 का, अज़म ने संजीदगी से कहा। तो गुलाम मुँह बसोर कर इसे देखने लगा जो अब खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। कहाँ जाने का इरादा इतना तैयार शहर होकर? इस सवाल पर एक दिलफिरेब मुस्कुराहट अज़म के होठों पर आई। चल चल फिर बताता हूँ। अज़म गाड़ी की चाबियाँ पकड़कर बाहर की जानिब चल दिया तो गुलाम भागते हुए उसके पीछे आया। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद वो गाँव में बने अस्पताल के बाहर रुके। पहले तो गुलाम ने हैरत से अज़म को देखा, फिर इसके यहाँ आने का मकसद समझकर मुस्कुरा दिया। इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो बड़ा नखरे वाला था। अज़म जवाब में घूरकर गुलाम को देखा और गाड़ी से निकलकर अस्पताल के अंदर दाखिल होने लगा। जी, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? कुछ दूर जाने के बाद एक वर्कर ने आकर अज़म से पूछा, चंद दिन पहले यहाँ किसी ने इससे सिलवाया था अपना आप, अब खुद को धरने आया हूँ। इस लड़के की आंखों में हैरत देखकर गुलाम हंस दिया। टाँके लगे थे, इन्हें वो खुलवाने आए हैं। वर्कर ने बात समझकर इस बात में सर हिला और आज़म को ले जाकर एक वार्ड में बिठा दिया। थोड़ी देर के लिए वो एक 40 साला डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। आज़म के पास आकर खड़ा हो गया। आपके बाजू पर टाँके लगे थे ना? कमीज़ का बाजू ऊपर करे, मैं खोल देता हूँ। आज़म ने आंखें सिकुड़कर इस डॉक्टर को देखा। ये टाँके तुमने नहीं लगाए थे, डॉक्टरनी साहिबा ने लगाए थे। ये क्या तरीका हुआ कि सीए कोई और ढूँढने कोई और आ जाए? डॉक्टर ने पहले नासमझी से देखा, फिर बात समझकर गुस्सा दिए। डॉक्टर आन का ड्यूटी टाइम शुरू होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। आप फ़िक्र मत करें, मैं ये टाँके निकाल दूँगा। बिल्कुल नहीं, जिसने लगाए हैं वही निकालेगा। मैं 3 घंटे तक यहाँ बैठकर इंतज़ार कर लूँगा। डॉक्टर ने हैरत से इसे देखा, फिर गहरा साँस लेकर एक इंजेक्शन भरने लगा। वो भला कैसे आन को किसी मर्द का इलाज करने देता है
जबकि शहवान मलिक ने इसे सख्ती से हिदायत दी थी कि आन सिर्फ औरतों का इलाज करेगी, ये क्या कर रहे हो। डॉक्टर को इंजेक्शन के साथ खुद के करीब आता देखा अज़म ने पूछा, आपके 3 घंटे का इंतज़ार आसान बना रहा हूँ। इससे पहले अज़म कुछ समझ में आता डॉक्टर ने वो इंजेक्शन इसके बाजू में लगा दिया। कुछ मिनट गुजरने के बाद अज़म का सर बुरी तरह से चकराने लगा, वो गहरी नींद में डूब गया। होश आने पर इसने डॉक्टर को जो देखा जो इसकी टाँकें निकाल चुका था, अब ज़ख्म को रील पे दवाई डालकर साफ़ कर रहा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया, अगर जान बचाने वाला मसीहा ना होता तो कसम से तेरा सर फाड़ देता। अज़म की बात पर डॉक्टर मुस्कुराया, अब आप घर जा सकते हैं। जिस काम के लिए आपने 3 घंटे का इंतज़ार करना था वो तो मैं 1 घंटे में ख़त्म कर चुका हूँ। अब आपका ज़ख्म बिल्कुल तकरीबन ठीक हो चुका है। अज़म ने निगाहें सिकुड़कर इसे देखा और हल्के से चकराते सर के साथ उठकर बैठ गया। नहीं जाऊँगा यहाँ से, इस ज़ख्म को जब तक डॉक्टर साहिबा नहीं देखेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अज़म हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हुए कहने लगा, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। देख डॉक्टर, तू मुझे जानता नहीं, इस गाँव का सरदार हूँ मैं। मेरा दिमाग घूम गया ना तो तू यहाँ बचेगा और ना ही तेरा ये अस्पताल, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप चला जाए यहाँ से। कुछ सोचकर डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाया, वहाँ से चला गया, जबकि अज़म 2 घंटे तक वहीं बैठकर आन का इंतज़ार करता रहा। 2 घंटे पूरे होते इसकी बेचैनी मज़ीद बढ़ चुकी थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद इसे बाहर से आन की आवाज़ आई तो जल्दी से उठकर बैठ गया। अज़म को वहाँ देखकर आन की आँखों में हैरत उतरी। आप यहाँ अब पिछली मैडम ये पिछले 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इनकी स्टेटस खोल दी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से नहीं गए। नर्स के बताने पर आन ने अब गुस्से से अज़म को देखा। आप इससे मिले बगैर कैसे जाता? डॉक्टर ने जी, ज़ख्म तो बस बहाना था, मकसद तो आपका दीदार करना था। अज़म की बात पर आन अपने हाथ मुट्ठियों में भीज गई। आपके स्टेटस खुल गए, अब आप बिल्कुल ठीक है, यहाँ से जा सकते हैं। आन इतना कहकर वहाँ से जाने लगी। क्या मैं कुछ पल कर रुक कर आपसे बात नहीं कर सकता? डॉक्टर ने जी, कसम खाता हूँ इसके सिवा कुछ नहीं करूँगा। आन के माथे में बल आते देख अदम बेशर्मी से मुस्कुराया। ये कोई पार्क नहीं चौधरी जी का हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ मरीज आ सकते हैं जो मरीज नहीं, इसका यहाँ कोई काम नहीं। अगर आप शराफत से यहाँ से नहीं गए तो धक्के मार कर निकलवा दूँगी। आन गुस्से से कहकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन अचानक ही कुछ टूटने की आवाज़ उसके कानों से टकराई और साथ ही नर्स की चीख पर आन पलट कर अदम को देखने लगी, जिसके बाएं बाजू से खून बह रहा था और दाएं हाथ में ट्रिप की वो टूटी हुई बोतल थी जो वो अपने बाजू पे तोड़कर खुद को जख्मी कर चुका था। अज़म ने मुस्कुराते हुए अपने बाजू को देखा और अपना हाथ उठाकर आन के सामने किया। कमीज़ के बाजू जो कोने के तक फोल्ड किए गए थे, मजबूत बाजू से बहने वाले खून को खुद में जज़्ब कर रहे थे। बन गया मैं मरीज़? डॉक्टर ने जी, अब तो निकाल नहीं सकती ना इलाज के बगैर। अज़म को मुस्कुराता देखकर आन ने नफ़रत से अपने दाँत खचखचाए। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ये ठीक कहा आपने डॉक्टर ने जी, और इस पागल पर इसका इलाज आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मर्ज़ की दवा सिर्फ़ आपके पास है। अज़म ने इसके करीब आते हुए कहा तो आन की आंखों में गुस्से की शिद्दत से आंसू आ गए। दिल तो कह रहा था कि शख्स को इस हाल पर उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दे, लेकिन वो क्या करती? वो एक इंसान थी, इससे भी ज़्यादा वो एक डॉक्टर थी जो किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, फिर चाहे वो उसके मंगेतर का दुश्मन ही क्यों ना होता। न चाहते हुए आन इसके बाजू पे पट्टी कर चुकी थी और इस दौरान वो शख्स मुस्कुराते हुए इससे पुरुष निगाहों से देखता रहा था। आन की पट्टी करने के बाद जब अज़म ने अपने होंठ इस पट्टी पर रखे तो आन का दिल क्या कि खुद की जान ले ले। वो क्यों हो गई थी इतनी बेबस कि इसने ये भी नहीं सोचा कि शख्स शमा से बेतहा नफ़रत करता है। वो आंसू छन से टूटकर आन की आंखों से बहे। अज़म को मज़ीद कुछ कहे बगैर आन वहाँ से चली गई। इसे खुद से नफ़रत हो रही थी, इतना अपना आप आशमान के काबिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था इसने अपने मान से दगा की हो, और आन तो कुछ भी कर सकती थी लेकिन अपने मान से दगा नहीं। कनीज़ अपने शौहर के साथ इसकी महंगी गाड़ी में बैठे चोर निगाहों से इसे देख रही थी। इसे कुछ देर पहले के अपनी माँ के अल्फाज याद आए कि कनीज़ इस शख्स के एहसान तले दबी है, अपनी आखिरी सांस तक इस शख्स की खिदमत करना कनीज़ का फ़र्ज़ है। कुछ भी हो, कनीज़ को इसे नाराज़ नहीं करना था, इसकी नाफरमानी नहीं करनी थी। वो कनीज़ का मजाज से खुदा था और कनीज़ को इसकी दासी। कनीज़ ने फिर से इसे देखा तो उसे कुछ परेशान सा लगा, लेकिन कनीज़ इससे कुछ नहीं पूछा, कहीं इसे कनीज़ का पूछना बुरा ही ना लगे। साहब जो कुछ हुआ इसके बारे में शहवान साहब कुछ बताना है क्या? अपने आदमी के पूछने में सुल्तान मज़ीद इसराब में आ गया। नहीं, अभी नहीं, इस सब का ज़िक्र किसी से मत करना। इन आदमियों ने इस बात में सर हिलाया। सुल्तान जानता था कि वो इसकी बात मानेंगे, क्योंकि इसके उलट करने पर वो अपना अंजाम जानते थे। सुल्तान ने परेशानी से अपना माथा मसलते हुए लड़की को देखा जो अभी भी इसी घूंघट के नीचे छुपी इसकी अकब में बैठी थी। वो इस जुल्म से बचाने के लिए इतना बड़ा कदम तो उठा चुका था, लेकिन अब इसे एहसास हो रहा था कि वो क्या कर गुजरा है। वो ये फैसला करते हुए कैसे ही भूल गया कि इसकी मंगनी इसकी खालाजाद अनाबिया से हो चुकी थी।
पहले आयुष्मान का फ़रीन की नाफ़रमानी करके आन से शादी करना फ़रीन को दुःख देता था। अब सुल्तान भी वही कर चुका था। वो तो अपनी माँ का मान था, इसका गुरूर था, जिसने कभी भी माँ की कोई बात नहीं टाली थी। अब वो कैसे अपनी माँ को बताता कि वो उसकी इजाज़त के बगैर इसकी भांजी की परवाह किए बिना एक अनदेखी अनजानी लड़की से निकाह कर चुका था। ये सब सोचकर सुल्तान अपना माथा पर मसलने लगा। बहुत सोचने के बाद इसे यही बेहतर लगा कि फ़िलहाल वो फ़रीन को इस बारे में कुछ ना बताए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये अच्छा मौका देकर फ़रीन को हर बात समझा दे। ऐसी शायद वो अपनी माँ को खुद से बदगुमान होने से बचा सकता था। बहुत सोचकर सुल्तान ने फिर से इस लड़की को देखा जो अपने हाथ पे बनी सादा-सी मेहंदी को उँगली से छू रही थी। "नाम क्या है तुम्हारा?" सुल्तान को याद आया कि इस तरह में इसने निकाह के वक़्त इस लड़की के नाम पे गौर नहीं किया था। "कनीज़ साईं जी," लड़की ने आहिस्तगी से जवाब दिया। "पढ़ी-लिखी हो?" इस सवाल पर वो लड़की खौफ़ से काँपने लगी। "नहीं, नहीं, नहीं, नहीं साईं जी, शायद दूसरी जमात तक पढ़ी हूँ।" फिर सरदार ने लड़कियों का स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो कहता था लड़कियाँ ब्याह कर चौका करेंगी बस। सुल्तान ने नोटिस किया कि वो काफ़ी समझ कर बात कर रही थी। इसकी बात सुनकर सुल्तान को इत्तेहाद से मज़ीद नफ़रत होने लगी। इनके गाँव का सदर आज़म था जिससे वो दोनों भाई बेतहाशा नफ़रत करते थे। लेकिन इसके बावजूद आज़म में इस कदर घटिया इंसान नहीं था, बल्कि वो अनपढ़ होने के बावजूद तालीम पर लड़के और लड़कियों का बराबर हक समझता था। "लेकिन मैं अपना नाम उर्दू में लिख लेती हूँ, अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती, लेकिन उर्दू पढ़ लेती हूँ थोड़ी-थोड़ी, मगर वो भी लिखनी नहीं आती। आप कहें तो मैं ठीक है।" सुल्तान ने आहिस्ता से इसकी बात काटते कहा तो लड़की खामोश हो गई। सुल्तान फिर से इस आफ़त के बारे में सोचने लगा जिसमें वो खुद फँसा चुका था। आखिरकार गाड़ी हवेली के बाहर रुकी तो सुल्तान ने गहरा साँस लेकर अपने आदमियों को देखा। आज जो भी हुआ इसकी किसी की भी नक ना पड़े वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी के इस बात में सलिलाने पर सुल्तान गाड़ी से बाहर निकल आया। इसके निकलते ही कनीज़ भी गाड़ी से बाहर निकली और उसके पीछे-पीछे आने लगी। सुल्तान सोच रहा था कि घरवाले जब ये पूछेंगे ये लड़की कौन है तो वो क्या जवाब देगा सबको। फिर कनीज़ की कई बात याद करके एक तरकीब इसके ज़हन में आई तो वो अचानक रुक गया। उसके रुकते ही कनीज़ भी रुक गई। सुनो लड़की, अगर घर में से कोई तुम्हें पूछे कि तुम मेरी कौन हो तो तुम कहोगी तुम मेरी मेट हो। टेनिस ने नासमझी से घूंघट की आड़ में अपने शानदार शौहर को देखा जो आज इसके किसी शय की तरह विलीन होने से बचाकर कितनी आसानी से इसके मासूम दिल पर अपनी सल्तनत कायम कर गया था। मेट क्या होता है साईं जी? सुल्तान ने इसकी मासूमियत से पूछने पर गहरा सांस लिया। इंग्लिश में बीवी को मैट कहते हैं और मेरे घर में सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए तुम्हारी ज़बान पर बीवी का लफ्ज़ गलती से भी ना आए। याद रखना तुम मेरी मेट हो। सुल्तान ने संजीदगी से कनीज की जानिब देखते हुए कहा जो अभी भी घूंघट में थी। जो हुक्म साईं जी। कनीज ने अच्छी बीवी की तरह हाँ में सर हिलाकर कहा। कनीज तो वही थी जो इसका सुल्तान इसे बनाना चाहता था। वो घबराई हुई इसकी पेशकदमी में इसकी महनुमा हवेली में दाखिल हुई जो इसकी सोच से भी ज़्यादा बड़ी थी। सुल्तान ये कौन है? एक आवाज़ पर इस हवेली को मुँह खोलकर देखती कनीज ने चौंक कर लॉन्च के सोफे में बैठी शफीक सी बुजुर्ग औरत को देखा जो काफ़ी हैरान नजर आ रही थी। मैं इनकी भी ये मैं मेट है अम्मा भी। सुल्तान ने फ़ौरन कहा और कनीज को घूरी से नवाजा जबकि अम्मा भी ने हैरत से दुल्हन के जोड़े में सजी इस लड़की को देखा। ठीक है रास्ता तुम इस लड़की को एक कमरा दे दो जहाँ ये रुक सके और सुल्तान बेटा आप मेरे कमरे में आओ। अम्मा भी ने मुलाज़मा के बाद सुल्तान से कहा तो सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया और अम्मा भी वहाँ से चली गई। इनके जाते ही सुल्तान ने मुड़कर कनीज़ को बहुत सख्ती से बाजू से दबोचा। कहा था ना बीवी का लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान पर ना आए, समझ नहीं आता तुम्हें मेड हो तुम मेरी क्या हो? सुल्तान की सख्ती पर अपने बाजू पे धंसती उंगलियाँ महसूस करके वो नाज़ुक सी लड़की सहम कर रोने लगी। मैं मेड फिर मत बोलना। सुल्तान इतना कहकर इसे झटके से छोड़ा और वहाँ से चला गया। इसने रोते हुए अपने बाजू नरमी से फैलाए। झल्ली पहले ही दिन शौहर को नाराज़ कर दिया, मर भी जाए तो इनका एहसान नहीं चुका सकते। याद रखना तुझे इनकी बीवी नहीं कनीज़ बनकर रहना है। वो तुझे अंग्रेज़ी में बीवी बनाना चाहे तो तू वही किया है। क्या था वो? कनीज़ ने आहिस्ता से खुद कलामी करते हुए सोचा फिर लफ्ज़ याद आने पर मुस्कुरा दी। हाँ मेड, मेरी साईं जी की मेड। इस मासूम ने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ सोचा ये जाने बगैर वो शायद इसे ज़िंदगी में शामिल तो कर चुका था, लेकिन इसे अपनी बीवी का मुकाम देने के लिए तैयार नहीं था और शायद वो कभी होता भी नहीं। आखिर वो सुल्तान था जो कनीज़ को अपनी मलकियत तो मान सकता था लेकिन अपना नहीं मानता। वो लड़की कौन है सुल्तान? सुल्तान के कमरे में दाखिल होते अम्मा भी ने पूछा तो सुल्तान ने सलाह में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। आपको बताया था अम्मा भी वो मेट है। अम्मा भी ने आँखें सिकुड़कर सुल्तान को देखा। लेकिन वो लड़की कहाँ है? कौन है? कहाँ से आई है? और सबसे बढ़कर दुल्हन के लिबास में क्यों है? मुझे सब बताओ सुल्तान, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। सुल्तान ने गहरा साँस लिया और उस लड़के से निकाह करने वाली बात को निकाल कर अम्मा भी को हर बात बता दी। इसके बाद सुनकर अम्मा भी के चेहरे पे एक इत्मीनान और सुकून आया। तुमने बहुत अच्छा किया सुल्तान ने इस बच्ची को अपने साथ लिया और उसे घटिया
शख्स के जंगल से छुड़ा लिया। अम्मा भी के इशारे से पास बुलाने पर सुल्तान के करीब जाकर कदमों पे घुटनों के बल बैठ गया। तुम क्या मान हो सुल्तान, जो मुझसे बढ़कर अपनी माँ का क्योंकि हम जानते हैं कि शमान गुस्से या जज्बात में कोई गलत फैसला कर ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुँचा सकता है, लेकिन सुल्तान ऐसा कभी नहीं कर सकता। हमारा सुल्तान हर काम 1000 मर्तबा सोच कर करता है। सुल्तान ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अम्मा भी को देखा, लेकिन वो मुस्कान उसके दिल तक नहीं पहुँची थी। अम्मी घर पर हैं। अम्मा भी ने इनकार में सर हिलाया। वो अनाबिया के साथ अशमान की शादी के लिए खरीदारी करने गई है, लेकिन सुल्तान मैं चाहती हूँ तुम ये बात अपनी माँ को मत बताना कि इस लड़की को तुम यहाँ ठहराने के लिए लेकर आए हो। सुल्तान ने परेशानी से अम्मा भी को देखा। तुम जानती हो हमारे और अनाबी के रिश्ते को लेकर किस कदर एहसास है। मैं नहीं चाहती कि वो कुछ ऐसा सोचे जो है ही नहीं और इस मासूम बच्ची के लिए मुश्किल बन जाए। वो पहले ही अपनी नाजुक जान पर न जाने कितने सितम बर्दाश्त कर चुकी है। इनकी बात की हिकमत अमली को समझते हुए सुल्तान ने इस बात में सर हिलाया। शाबाश, तुम थक गए होंगे, अब अपने कमरे में जाके आराम करो। सुल्तान ने फिर से हाँ में सर हिलाया। खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गया। कमरे का दरवाज़ा लॉक करके जैसे मुड़ा उसके कान में अम्मा भी के कहे अल्फाज गूंजे। हम जानते कि अर्शमान गुस्से या जज्बात में कोई गलत फैसला ले सकता है, किसी को तकलीफ पहुँचा सकता है, लेकिन सुल्तान ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। हमारा सुल्तान हर काम 1000 मर्तबा सोच कर करता है। सुल्तान ने इस बात से अपनी आंखें मूंदी, भी गहरा सांस लेते हुए साइड टेबल के पास गया और उसमें से सिगरेट निकालकर सुखराने के बाद होठों पर दबा ली। वो खुद समझ नहीं पाता था कि आम सी बात को भी हर पहलू से 1000 मरतबा सोचकर फैसला करने वाला सुल्तान ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार क्यों नहीं सोचा। इसने ये क्यों नहीं सोचा कि इस फैसले से दुशानियाँ किस कदर बढ़ जाएँगी। इसे अनाबिया का ख़्याल क्यों नहीं आया, जो 14 साल की उम्र से इसके साथ मंसूब थी। सबसे बढ़कर इसे अपनी माँ का ख़्याल क्यों नहीं आया, जिनका हर फैसला सुल्तान के लिए पत्थर पे लकीर होता था। सुल्तान इस लड़की की मदद तो कर चुका था, लेकिन अब इसे हर चीज़ बर्बाद होते नज़र आ रही थी और इस बर्बादी में एक चीज़ जो सुल्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो थी इसकी माँ की आँखों में आँसू। बेड पे लेट कर कितने सिगरेट फूँकने के बाद से सुल्तान इसी नतीजे पर पहुँचा कि फ़िलहाल इस लड़की और शैतान के रिश्ते की किसी को खबर ना हो। इस लड़की का ख़्याल ज़हन में आते ही लाल शरारे और घूंघट में छुपा वजूद सुल्तान की आँखों के सामने लहराया, तो उसे एहसास हुआ कि जैसे अपने साथ एक बंधन में बाँध चुका था। वो इसके सारे बारे में इसके नाम के सिवा कुछ नहीं जानता था, यहाँ तक कि सुल्तान ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वो तो उसे पहचानेगा कैसे? अलमारी के सामने खड़े होकर वो अपने लिए कपड़े देख रही थी। आखिरकार हाथ एक शॉर्ट फ्रॉक की जानिब गया जो स्लीवलेस और बहुत ही खूबसूरत था। आज के बाद तुम मुझे ऐसे कपड़ों में नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। अशमान की बात पर याद आने पर लिज़ा के माथे पर बल आए। समझता क्या है खुद को, जो दिल में आएगा करूँगी, जो दिल करेगा पहनूँगी, मुझे मेरी मर्ज़ी करने से कोई नहीं रोक सकता। लिज़ा दाँत पीसते हुए बड़बड़ाई और वो कपड़े पकड़कर वॉशरूम में घुस गई। कपड़े चेंज करने के बाद इसने मुस्कुराते हुए आईने में अपना जायज़ा लिया। इस गुलाबी फ्रॉक में इसके पास सफ़ेद बाजू और टाँगें साफ झलक रही थी। बालों को खुला छोड़ते इसने होठों पे ग्लूस लगाया और दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ पे लिज़ा ने गहरा साँस लिया। यस, लिज़ा बेटा नीचे सब हमारा खाने पे वेट कर रहे हैं। शायद की आवाज़ पे लिज़ा ने अपनी आँखें घुमाई। आप चलें, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर लिज़ा ने मोबाइल पकड़ा और अपनी कुछ सेल्फीज़ बनाकर इंस्टा पे अपलोड करने के बाद नीचे आ गई। डाइनिंग रूम में दाखिल होकर इसकी नज़र सब घरवालों पे पड़ी थी जो पहले ही वहाँ पर मौजूद थे। लिज़ा ने मुस्कुराकर एक नज़र अर्शमान को देखा, जो हेड ऑफ़ द फैमिली की कुर्सी पे बैठा था। हेलो एवरीवन, लीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा और आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। सब घरवालों के साथ साथ मुलाज़िमें भी हैरत से इसके कपड़ों को देख रही थी, लेकिन लीज़ा का ध्यान किसी पर नहीं था। सामने पड़े खाने पर नज़र डालकर इसकी आंखों में नागवारी आई। ये सब क्या है? मैं ऐसा कुछ नहीं खाती, मुझे फ्रेंच टोस्ट चाहिए बॉइल्ड एग के साथ। लीज़ा की फरमाइश पे शायद नौकरानी की जानिब मुतवज्जह हुआ। उठो यहाँ से। अर्शमान के इंग्लिश में कहने पर सबने हैरत से इसकी जानिब देखा। अर्शमान शायद ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अर्शमान के घूरने पर खामोश हो गए। अभी अपने कमरे में जाओ और कुछ ढंग का पहन कर आओ। अर्शमान ने लीज़ा को सख्ती से देखते हुए हुक्म दिया। हाउ डेयर यू, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूँ क्या नहीं? वैसे भी इन कपड़ों में ऐसी क्या बुराई है जो मैं चेंज कर आऊँ? लीज़ा की बात आज जो अभी पराठे बनाकर वहाँ दाखिल हुई थी, हैरत से लड़की को देखने लगी जो ये इसकी बहन थी। बुराई तुम में नज़र नहीं आएगी क्योंकि तुम में हया नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन हम में है। अभी के अभी तुम ऐसे कड़े कपड़े पहन कर आओ जो तुम्हें छुपाएं। अब की बार लीज़ा की बस हुई, इसलिए गुस्से से मेज़ पर हाथ मारकर वो उठ खड़ी हुई। वाह क्या है ये छोटी सी वाओ क्या यही छोटी सू है तुम्हारा ये मेरा जिस्म है मिस्टर, इसमें सिर्फ़ मेरा हक है। जितना देखना चाहूँगी दिखाऊँगी, जो दिल में आएगा करूँगी। तुम या कोई भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। लीज़ा शायद ने उठकर इसे वहाँ से ले जाना चाहा, लेकिन लीज़ा ने अपनी गोनी छुड़वाई और उस्मान को घूरने लगा। तुम्हें लगता होगा मैं यहाँ की लड़कियों जैसी बेवकूफ़ और बुद्धू हूँ जो एक मर्द से दब जाएगी। नो मिस्टर, औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं, कोई मर्द मुझ पे पाबंदी नहीं लगा सकता। समझे तुम? लीज़ा की बदतमीज़ी को हर कोई हैरत से देख रहा था, जबकि शायद तो शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहे थे।
तभी अर्शमान उठकर लीज़ा के पास आया और मेज़ से चाय की केतली उठाकर सारी चाय लीज़ा के भराना बाजू पर उड़ेल दी। चाय इतनी गर्म थी कि लीज़ा को जलन का एहसास हुआ, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसकी जल्द कोई नुकसान होता। इसके बावजूद लीज़ा चीख कर आयुष्मान को गुस्से से देखने लगी। ये सिर्फ ट्रेलर था, फिर कभी अपने जिस्म को इस तरह से अया किया तो कसम खाता हूँ इस चाय की जगह तेज़ाब तुम्हारे इस जिस्म पर फेंक दूँगा। लीज़ा गुस्से और तकलीफ की शिद्दत से गम होती हुई नम होती हुई आँखों से घूरने लगी। तुम्हें लगता होगा मैं वहाँ के अंग्रेज़ मर्दों की तरह बेगैरत हूँ जो अपनी औरतों को पर किसी की निगाह बर्दाश्त करते हैं। नो मिस, औरत का मतलब पर्दा। अगर तुम शराफ़त की ज़बान नहीं समझोगी तो मुझे समझाना आता है। लीज़ा का दिल करता है इस शख्स की जान ले ले, आखिर वो खुद को समझता ही क्या है। अगर इतनी नीयत ख़राब है तो औरत को देखकर अपनी आँखों पे पर्दा गिरा लो, औरत ही क्यों पर्दा करे। अशमा ने नफ़रत से इस लड़की को देखा जो बदकिस्मती से इसकी आन की बहन थी, क्योंकि तुम जैसी लड़कियाँ होती हैं जो आज़ादी का रोना रोकर अपने आप को अयां करती है, ये सोचकर करके मर्द ही अपनी निगाह झुकाए। तो ये याद रखो, जैसे हर औरत मेरी आन जैसी हयादार नहीं होती, वैसे ही हर मर्द अच्छा नहीं होता। शायद एक मर्द का आँख झुका ले लेकिन दूसरा तुम्हें नोचने निकल पड़ेगा, तब क्या करोगे। नुकसान किसका होगा, ना तो इस मर्द का और ना ही इन सब का जो तुम्हें आज़ादी की पट्टियाँ पढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा। फिर यही लोग कहेंगे तुम्हें बातें करने वाले। अशमा की बातें सुनकर लीज़ा खुले मुँह के साथ इसे देखती जाती। ऐसा लग रहा था इसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दफ़ा हो जाए यहाँ से, और अगर अपना आप अज़ीज़ है तो फिर कभी ऐसे कपड़ों में नज़र ना आना। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अपनी इस कदर तसल्ली और पर लीज़ा दाँत पीसती हुई वापस अपने कमरे की जानिब चली गई। शायद ने शर्मीदगी से सर की जानिब देखा। मैं लीज़ा लीज़ा के रवैये की वजह से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अम्मा बी ने अफ़सोस से अपने बेटे को देखा। और क्या उम्मीद की जा सकती है, शायद जब यहाँ के मर्द बाहर की बेबाक औरतों को फ़ौक़ कहते हैं और अपनी औलाद को तरबियत पे छोड़ दें तो नताइज यही निकलते हैं। अम्मा की बात पे शायद शर्म का मज़ीद झुक गया और वो वहाँ से चले गए। अल्लाह माफ़ करे, क्या बेहया लड़की है। शुक्र है आन इस जैसी बिल्कुल नहीं सोचती। अगर आन की जगह ये मेरी बहू बन जाती तो। अम्मी फ़रीन जो अपनी धुन में बोलती जा रही थी, अर्शमान के टोकने पे हैरत से देखने लगी। आज के बाद ये अल्फ़ाज़ फिर कभी अपनी ज़बान पे मत लाएगा, मेरी आन की जगह कोई नहीं ले सकता। अशमान की आवाज़ माँ की हकीकत के साथ-साथ वार्निंग महसूस करके फ़रीन ने बेगम हल्का-सा हँस दी। नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सोच रही थी। कभी ख़्याल में भी मत ये लाएगा अम्मी, क्योंकि मैं ये बात ख़्याल में भी गवारा नहीं करूँगा। फ़रीन ने असबहत में सर हिलाया, लेकिन अरशमान की इस मोहब्बत को वो अंदर ही अंदर जलकर रह गई थी। ए लड़की उठो, यहाँ सोने के लिए आई हो। लड़की उठो। किसी के चिल्लाने और झंझोड़ने पर कनीज़ की आँख खुली तो वो हक्की-बक्की सी अपने सामने मौजूद औरत को देखने लगी जो इसे बुरी तरह घूर रही थी। कनीज़ को याद आया कल यही औरत इसे कमरे में लेकर आई थी। कनीज़ इस छोटे और मैले से कमरे का देखकर हैरान हुई थी कि ये इसके सुल्तान का कमरा कैसे हो सकता है, वो इतना शाहाना मर्द यहाँ कैसे रह सकता है। इसी ख़्याल के ज़हर तहत कनीज़ ने फ़ौरन वो कमरा अच्छी तरह से साफ़ किया और फिर वहाँ से मौजूद चारपाई पर बैठकर सुल्तान का इंतज़ार करने लगी। दिल इसको एक झलक देखने के लिए ख़्याल से बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। क्या होता अगर वो सुल्तान को अच्छी तरह ना देख लेती? क्या होता वो कोई ऐसी गलती कर देती जिससे सुल्तान नाराज़ हो जाता? ये ख़यालात इस मासूम के लिए इतना डरावना था कि इसकी पलकें नम हो गईं। वो खुद नहीं जानती थी कि सुल्तान का इंतज़ार करते-करते किस वक़्त सो गई थी। चाचा जी, खाला कोई काम था आपको? कनीज़ का ध्यान फिर से घूरती हुई औरत पे गया तो घबरा कर पूछने लगी, खाला इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ 25 साल की हूँ, तो मुझे रास्ताबाज़ी कहकर बुलाया करना। कनिज़ ने हैरत से इस औरत को देखा जो 40 साल से तो किसी तौर पे कम नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने अच्छी लड़की की तरह हाँ में सर हिलाया। यहाँ चारपाई तोड़ने नहीं आई है जो अभी तक सो रही, 1000 काम पड़े हवेली के, उठ और कमर बाँध ले। जी, कनिज़ ने हैरत से इस औरत को देखा। क्या यहाँ की औरतें शादी के पहले ही दिन काम करने लग जाती हैं? क्योंकि इनके गाँव में तो औरत शादी के बाद कम से कम 1 हफ़्ता काम को हाथ नहीं लगाती थी। क्या जी, खुद को कहीं की महारानी समझ कर लिया है क्या? उठो और साफ-सफाइयाँ करो। लेकिन मैं तो साईं जी भी मैं मैट हूँ। कनिज़ ने घबराते हुए कहा, कौन से साईं जी? राशिदा ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। वो जिनके साथ मैं कल आई थी, मेरे साईं जी, मैं इनका नाम कैसे लूँ भला? ये बात कहते हुए कनिज़ के खूबसूरत रुखसार गुलाबी हो गया। राशिदा ने गहरा साँस लिया। सुल्तान साहब ने तुझे ये मेरे हवाले किया लड़की ताकि तुझे हर काम बता दूँ। अब मैं होके बिस्तर तो नहीं तोड़ेगी ना तू? राशिदा ने मुँह बनाते हुए कहा, जबकि इसकी बातें कनिज़ बेचैन होकर खड़ी हुई। साईं जी का हुक्म है, मैं सारी सफाई करूँ, कम सुनाई देता है क्या? राशिदा ने इस लड़की की बेवकूफ़ पे दाँत पिसते हुए कहा। आप बता दें क्या करना है, मैं सब कर दूँगी। घर तो अम्मा अम्मा और बाजी कुछ करने ही नहीं देती थी, इसलिए ज़्यादा काम तो नहीं आता, लेकिन मैं सफाई कर लूँगी अच्छी वाली। कनीज़ की बेचैनी को राशिदा ने दिलचस्प निगाहों से देखा। जितना काम कहोगी करोगी? कनीज़ ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया तो राशिदा के चेहरे पे शातिर मुस्कान आई। उस लड़की की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर अपना काम भी इससे करवाने का इरादा रखती थी। ठीक है, फिर चलो मैं तुम्हें हर काम बता देती हूँ।
कनिष्क ने जल्दी से अपने पैरों में घुसा पहना और बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो लड़की? काम करने बाजी, आपने तो कहा है। रास्ता ने गहरा सांस लिया। बेवकूफ़ लड़की, इस शरारे में करोगी सफाइयाँ? कपड़े तो तब्दील करो। रास्ते की बात है। कनिष्क को अपनी बेरहमी का एहसास हुआ। मम्मी, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। रास्ता ने आंखें छोटी करते हुए से शोभे से देखा। घर से भाग कर आई हो क्या? कनिष्क ने फौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, मैं तो वो, रहने दो, मुझे नहीं जानना। मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगी, कुछ तुम इनसे काम चला लेना, लेकिन चुपचाप हर वो काम करोगी जो मैं कहूँगी। समझ लो ये मेरा हुक्म सुल्तान साहब का हुक्म है। सुल्तान के ज़िक्र पे ही कनिष्क ने घबरा कर रास्ता को देखा और जल्दी से हाँ में सर हिलाया। रास्ता की इस मासूमियत पर मुस्कुराती बेवकूफ़ लड़की। राजा ने जेरे लबका उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकल गए और वो सुल्तान की कनिष्क अपने सुल्तान का हर हुक्म बजा लाने के लिए इसके पीछे चलती ही, ये जाने बगैर इसका मुकद्दर तो इसे मलका बनाना चाहता था। लेकिन कनिष्क का मलका बनना आसान कहाँ था, ये काम तो नामुमकिन था। नहाने के बाद जलन थोड़ी कम हुई तो लीज़ा टॉवल लपेटकर आईने के सामने आई और नम आँखों से अपने लाल बाजू को देखने लगी। ना चाहते हुए इसे पूरी आस्तरों वाली शर्ट पहननी पड़ी। इसके नीचे सिर्फ पैंट ट्राउज़र ही अच्छा लगता था। ट्राउज़र पहनकर अपने बालों को ऊँची पौनी बनाए अलमारी खोलकर अपने कपड़े बैग में रखने लगी। शायद जो जबकि इसके कमरे में दाखिल हो तो इसे पैकिंग करता देखकर परेशानी से इसकी जानिब आए। लीज़ा, आई एम सॉरी। लीज़ा ने गुस्से से इन्हें देखा। आपने कहा था कि यहाँ मुझ पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगा और देखिए यहाँ मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। लिज़ा, तुम ज़रा ठंडे दिमाग से काम लो बेटा। ऐसे गुस्से में गुस्सा डैड, मेरा दिल कर रहा है इसकी जान ले लूँ, सिर्फ आपका ख्याल है, वरना पुलिस को बुलाकर इस फिजिकल एब्यूज़ का केस कर चुकी होती। शाहिद ने गहरा सांस लिया और उसे कंधों से थाम कर इसका रुख अपनी जानिब किया। अशमान की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ बेटा, लेकिन प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। क्यों क्यों ना जाऊँ मैं? फिर लीज़ा ने फ़ौरन पूछा तो शायद गहरी सोच में पड़ गया। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि ऊपर से तुम जितनी बेरुखी दिखाती हो, अंदर से तुम इतनी नरम हो। लीज़ा ने हैरत से शाहिद को देखा। तुम हमेशा चाहती थी कि हमारी एक फैमिली होती जिसमें तुम्हारे बहन भाई होते। अब तुम्हें बहन का, दादी का, ताई का, सबका प्यार मिल सकता है, तो तुम यहाँ से जाना चाहती हो? लिज़ा ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले। जानता हूँ कि तुम्हें आयुष्मान से मसला है, लेकिन इसके पास कुछ असूल है लिज़ा, इन पर कुछ वक्त के लिए चल पड़ो और यहाँ से जाते ही जैसे दिल करे वैसे रहना, बस 20 दिनों के लिए। इन सब की तैयारी जी लो लिज़ा, प्लीज़ मेरी खातिर। शाहिद की पलकों पे आंसू देखकर लीज़ा बेबस हो चुकी थी। इसने जब से अपनी आंखें मीची और हाथ में पकड़ी फ्रॉक को फर्श पे फेंक दिया। ठीक है डैड, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। शायद लीज़ा की बात पर मुस्कुराया, लेकिन लीज़ा को अपना हैंडबैग पकड़ाते हुए देखकर फिर परेशान हो गए। कहाँ जा रही हो? फिलहाल यहाँ से दूर, प्लीज़ डैड, 2 पल के लिए इन सबसे दूर रहना चाहती हूँ। लीज़ा के उकताए लहजे पे शाहिद ने गहरा सांस लिया। ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लीज़ा ने अपना फ़ौरन सर इनकार में हिलाया। नो डैड, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप फ़िक्र मत करें, मैं अपना ख्याल रखूँगी। कुछ सोचकर शायद हाँ में सर हिलाया तो लीज़ा ने मुस्कुराते हुए इनका गाल चूमा और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आने पर से पोर्च में खड़ी गाड़ियों पर निगाह दौड़ाई तो इसकी निगाह एक काली प्राडो पर ठहर सी गई। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए इससे अंदर गाड़ी को देखा और फिर वहाँ खड़े ड्राइवर के पास चली आई। मुझे इस गाड़ी की चाबी दो। लीज़ा के इंग्लिश कहने पर इस आदमी ने परेशानी से दूसरे आदमी को देखा। माफ़ करिएगा मैडम, लेकिन यह शमान साहब की पसंदीदा गाड़ी है, वो किसी को चलाने नहीं देते। आप कोई और गाड़ी ले लें, इस आदमी ने अटकते हुए टूटी-फूटी इंग्लिश में कहा, जबकि इसकी बात पे लीज़ा शान से मुस्कुरा दी। मुझे इसी गाड़ी की चाबी चाहिए, मुझे इसी वक़्त चाबी दो। लीज़ा ने हुक्म देते हुए कहा, सॉरी मैम, मैं नहीं दे सकता, आज शबान साहब बहुत गुस्से में होंगे। लीज़ा अपनी आँखें सिकुड़कर इस आदमी के करीब होते हो गई और सोचो कि जब तुम्हारा क्या हाल होगा अगर मैंने सबसे ये कह दिया तुमने मुझे छुआ है, तब तुम्हारे वो शमान साहब और बाकी घरवाले तुम्हारा क्या हाल करेंगे? लीज़ा की तरकीब करामत साबित और वो आदमी अब खौफ निगाहों से इसे देख रहा था। शराफ़त से चाबी दो, वरना मेरी एक चीख और तुम काम से गए। लीज़ा ने अपना नाज़ुक हाथ इसके आगे किया तो इस आदमी के ने काँपते हाथों से लीज़ा के हाथ पे चाबी रख दी। लीज़ा ने मुस्कुराते हुए एक बटन दबाकर गाड़ी अनलॉक की और गाड़ी में बैठ गई। अरशमान मलिक की फ़ेवरेट गाड़ी, अब ये गाड़ी किसी की फ़ेवरेट रहने के काबिल नहीं रहेगी। इतना कह के लीज़ा ने आदमी को गेट खोलने का इशारा किया और गाड़ी भगाकर हवेली से बाहर निकल आई। थोड़ी दूर जाने पर इसे कच्चा रास्ता नज़र आया तो खूबसूरत होठों पर शरीर सी मुस्कान आई। इसने गाड़ी को कच्चे रास्ते पे डाला और मिट्टी उड़ाते हुए पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। वो गाड़ी को ख़राब करने के लिए कितनी बार इसे साइडों से दरख्तों के साथ लगाकर छील चुकी थी। एक मोड़ पर आने पर लीज़ा ने शार्प टर्न लिया, लेकिन अचानक ही से सामने से एक बच्चा और औरत आते हुए नज़र न आए। इन्हें इतना करीब देखकर लीज़ा के हाथ पैर फूल गए थे। अगर वो ब्रेक लगाती तो वो भी गाड़ी इनसे टकरा जाती, इसलिए लीज़ा ने जल्दी से गाड़ी को दूसरी जानिब मोड़ा और एक दरख्त में गाड़ी ठोक दी। लेकिन इसके बावजूद गाड़ी की साइड इस माँ बेटे को लगी और वो दोनों ज़मीन गिर गए। गाड़ी दरख्त से टकराने की वजह से लीज़ा का अपना माथा स्टीयरिंग के व्हील से टकराकर ज़ख्मी हो गया था, लेकिन लीज़ा इसे नज़रअंदाज करती हुई गाड़ी से निकली और जल्दी से इस औरत
के पास गई जो अपने बच्चे को टटोल कर देख रही थी। ओह माय गॉड! आप दोनों तो ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? लीज़ा के इंग्लिश पे बात करने पर दोनों माँ-बेटा नासमझी से सोच समझ देखने लगे। प्लीज़ मुझे बताइए आप ठीक है? लीज़ा ने बच्चे के बाजू को पकड़ कर देखते हुए देखने में तो वो दोनों ठीक लग रहे थे। ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ जिस हिसाब ਨਾਲ तकदी कुड़ी का पता करो केड़े पिंड दी केड़े शहर दी। बच्चे ने लीज़ा को और देखते हुए गुनगुनाया तो लीज़ा हैरत से देखने लगी। जब वो मुश्किल 6 या 7 साल का था। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, ठीक हो ना? लीज़ा ने फिर से पूछा तो बच्चा ऐसे है देखने लगा जैसे वो परेशान की परी हो और पंजाबी बोले तो मैं इंग्लिश ਵਿੱਚ अड़दी और मेरी लगदी वर्दी थी। बच्चे ने फिर से गुनगुनाया तो लीज़ा इतराब से बच्चे की माँ को देखा जो अपने बच्चे की बात पर हँस रही थी। क्या हुआ है यहाँ? एक रोबदार आवाज़ पर तीनों का ध्यान एक आदमी पर गया। घनी पूँछों वाला हल्की सी दाढ़ी वाला वो खूबसूरत शख्स सवाल शर्मीले में से मलबूस वहाँ खड़ा इन्हें घूर रहा था। लीज़ा ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले थे लेकिन तभी इसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ पड़ी तो लीज़ा हैरत से इस औरत को देखने लगी जो धाड़े मार के रो रही थी। हाय मार दिया चौधरी जी मेरी टांग तोड़ दी जी, सीधा हम पे लाकर गाड़ी मारी इसने। हाय मेरी टांग में मर गई, हाय मेरा मुंडा, हाय मेरा बच्चा मर गया है। लीज़ा हैरत से आंखें फाड़ी इस औरत को देखने लगी जो 1 मिनट पहले तो हंस रही थी अब इस शख्स को देखकर ऐसे रो रही थी जैसे मर गई हो। फिर लीज़ा की नज़र बच्चे पर पड़ी तो हैरत में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया क्योंकि कुछ देर पहले गाना गाने वाला बच्चा अब बेहोश हो चुका था। ओह गॉड! ये दोनों झूठ बोले, इन्हें कुछ नहीं हुआ, अभी दोनों ठीक थे सर। लीज़ा हड़बड़ाकर उठते हुए अज़म के सामने आई और घबराकर कहने लगी। अज़म ने नासमझी से साथ खड़े गुलाम को देखा। प्लीज़ पुलिस को मत बुलाइएगा, ये दोनों बिल्कुल ठीक है, आप चाहे तो इनका चेकअप करवा लें। प्लीज़ मुझे जेल में नहीं जाना। लीज़ा ने फिर जल्दी से कहा। उर्दू बोलते शर्म आती लड़की यूँ मुँह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोलना बंद करो पहले। अज़म के ऐसे कहने पर लीज़ा ने नासमझी से इन्हें देखा लेकिन उर्दू लफ्ज़ को वो समझ चुकी थी। मुझे उर्दू नहीं आती। लीज़ा के ऐसे कहने पर गुलाम ने इसकी कही बात हर बात उर्दू में दोहरा दी। पूछो इससे कौन है ये? अज़म के कहने पर गुलाम ने इस लड़की की जानिब देखा। कौन हो तुम? गुलाम को इंग्लिश को बोलता देखकर लीज़ा ने सुकून सांस लिया। शुक्र है किसी को तो इंग्लिश आती है। सर ये दोनों बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। गुलाम ने फिर से अपना सवाल दोहराया तो लीज़ा की भड़बड़ाहट थोड़ी कम हुई। मैं लीज़ा हूँ, लीज़ा मलिक, शाहिद मलिक की बेटी। लीज़ा ने ये बात कहकर अज़म को देखा जिसके माथे पर बल आया था। आप दोनों अर्शमान मलिक को जानते होंगे, काफ़ी फेमस है वो यहाँ। मैं इसकी कज़न हूँ। प्लीज़ मुझे पुलिस के हवाले मत करना। लीज़ा खुद नहीं जानती थी कि इसने इनको अर्शमान का हवाला क्यों दिया। शायद इस वजह से कि सब की तरह ये दोनों भी शर्मान से डरकर ऐसे छोड़ देंगे। आखिर अर्शमान से हर कोई डरता था। लेकिन अब गुलाम की ये बात उर्दू में बताने पर इतने खूबसूरत से मूँछों वाले आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर लीज़ा परेशान हो गई। तो पकड़ लो इसको इसे गुलाम, इसने गाँव का उसूल तोड़ा, एक औरत और बच्चे को अपनी बेवकूफ़ तकलीफ़ पहुँचाई है। अर्शमान को खबर कर दो कि इसकी जायदाद हमारे पास मौजूद है। म और मुल्कों की इस विलायती चूज़ी का फ़ैसला कल जरगे में होगा। लीज़ा को इस आदमी की बात समझ में तो नहीं आई लेकिन गुलाम को अपनी कोहनी पकड़ता देखा वो सच में परेशान हो चुकी थी। क्या इसने कुछ गलत कह दिया था? आयुष्मान वार्ड के दरवाजे पे खड़ा मुस्कुराते हुए आन को देख रहा था जो औरत का चेकअप करने के बाद अब एक बच्चे के पास आई थी और स्टेथोस्कोप कानों में लगा के बच्चे की सांसें चेक करने के बाद मुस्कुराते हुए इसका गाल चूमने लगी। ये देखकर आयुष्मान के माथे पे बल आया और वो मुड़कर एक मुलाजिम के पास गया। डॉक्टर आन से कहो कि अपने ऑफिस में आया, वहाँ इनका एक मरीज़ आया है। इतना कहकर आयुष्मान आन के ऑफिस में चला गया और आन का इंतज़ार करने लगा। लेकिन इसकी तवक्की के बरअक्स आन तो वहाँ पर नहीं आई बल्कि घबराया हुआ सा मुलाजिम वापस आया। वो मलिक जो डॉक्टर साहिबा कह रही है मरीज़ से बोलो कहीं और चला जाए, वो फालतू लोगों का इलाज नहीं करती। आयशा ने आँखें सिकुड़कर इस मुलाजिम को देखा। क्या आन को इसके आने की खबर हो चुकी थी? डॉक्टर साहिबा से कहो कि मरीज़ कह रहा है कि इसका इलाज करें वरना इनका ये अस्पताल कल ही बंद करवा दूँगा। मुलाजिम फ़ौरन हाँ में सर हिलाते वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद आन खुद से इसका दरवाज़ा खोलते कमरे में दाखिल हुई लेकिन अपनी कुर्सी पर आयुष्मान को देखकर बैठी देखकर हैरान रह गई। मरीज़ का सुनकर वो सोच रही थी कि आज़म चौधरी एक बार फिर से इसे परेशान करने आ चुका है लेकिन आयुष्मान को देखकर इसने सुस्तान सांस लिया था। आप यहाँ मान आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखा। क्या बात है डॉक्टर साहिबा, जिसने ये अस्पताल बनाया आप इसे ही इलाज करवाने का कहीं और जाना पड़ेगा? नहीं माना, ऐसी बात नहीं। वो मुझे लगा कि इलाज। अचानक ये ख्याल आने पर आन ने परेशानी से आयुष्मान को देखा और जल्दी से इसके करीब आकर इसका हाथ पकड़ कर देखने लगा। क्या हुआ मान, आप ठीक तो हैं? कि चोट लगी है क्या? बताएं मुझे क्या हुआ है आपको? आन की बेचैनी और मोहब्बत पर आयुष्मान के लब शान से मुस्कुरा दिए। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है आन, तुम मेरी सांसों के चलने की वजह हो, बस कभी मुझसे दूर मत हो जाना वरना तुम्हारा मान बेजान हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। आयुष्मान के लफ्ज़ों में वाज़ेह मोहब्बत महसूस करके
आन की पलकें नम हो गई। मैं आपसे तो क्यों दूर जाऊँगी? ईमान की अपनी धड़कन से भी ज़्यादा दूर हो जाता है। आन ने इस बात से फ़ासला कायम करते हुए कहा और शमान जान लौटाती नज़रों से आन को देख रहा था। जानती हो आन, जब मैं पैदा हो भी नहीं हुई थी तब मेरे पापा ने मुझे ये कहा था, ये दुआ करो तुम्हारे चचा के यहाँ एक प्यारी-सी परी पैदा हो। अगर ऐसा हुआ तो वो परी तुम्हारी होगी। आन इसकी बात पे अपना चेहरा झुका गई। मुझे वो परी चाहिए थी आन, इसलिए मैं जो भी अच्छा काम करता तो हर किसी से ये कहता कि दुआ करो मेरे चचा के यहाँ परी पैदा हो। अशमन उठकर आन के पास आया, उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिया। जानती हो जिस दिन तुम पैदा हुई थी मैंने पहली मर्तबा तुम्हें देखा तो क्या हुआ था? आन ने सवाली नज़रें उठाकर शमान को देखा। इसकी ये मोहब्बत हमेशा ही आन को बेज़बान कर दिया करती थी। 6 साल की इस बच्चे ने मोहब्बत लफ्ज़ के मतलब को समझा था। आन को इश्क की मूरत को अपने नन्हे मुन्ने हाथों में सोई छोटी-सी जान में देखा था। अशमान की बात आन की पलकें नम हुई। अशमान का ये इश्क तो इसे मुअत्तर रखे हुए था, वरना माँ-बाप की मोहब्बत से महरूम वो शायद अपनी माँ के साथ ही मर जाती। तुम्हारी इस दुनिया में आने से पहले मैंने तुम्हें चाहा था आन, मलिक अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अज़ीज़ हो तुम मुझे। अशमान ने आन का हाथ अपने होठों तक ले जाना चाहा तो आन ने घबरा कर अपना हाथ वापस खींच लिया। इसकी हरकत पर अशमान की आँखें जुनून से गहरी हो गईं। बस कुछ दिन रह गए हैं जान, आने जाने अशमान फिर भरपूर इस्तेहाक से तुम्हें मान शर्म करे। आन ने आँखें फैलाकर कहा तो अशमान हँस दिया। चाहती हो कि शर्म करूँ फिर सब काम छोड़ूँ और मेरे साथ चलो? कहाँ? आन ने अपना सफ़ेद कोट उतार कर एक कुर्सी की पूछ पे रखते हुए पूछा। शॉपिंग करने में मैं चाहता हूँ कि तुम शादी की हर चीज़ अपनी पसंद की लो, बल्कि सोचता हूँ शादी से पहले हमारे कमरे का हर इंटीरियर भी चेंज कर लेते हैं। क्या ख़्याल है तुम्हारा? आन ने फ़ौरन अपना सर इनकार में हिलाया। आपकी शादी बड़ी अम्मी बहुत शौक से करना चाहती है मान, और मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज़ अपनी पसंद से करें। जो उनकी पसंद होगी मुझे मंज़ूर होगी। अर्शमा ने आँखें सिकुड़ कर इसे देखा। तुम वो करती रहना जो करना है, कौन का मना कर रहा है इन्हें? जो वो लेंगी तुम्हारे लिए वो सब तुम्हारा होगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की हर चीज़ दिलाऊँगा। इतना पैसा है मेरे पास कि माँ और बीवी दोनों की ख्वाहिशात पूरी कर सकूँ। आन ने गहरा साँस लेकर शमान को देखा। वो जानती थी कि वो इसकी एक नहीं सुनेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। आयुष्मान मुस्कुराता हुआ देखकर आन भी मुस्कुराती। तो चलो चादर लो फिर चलते हैं। आन ने इस्बात में सर हिलाया। तभी आयुष्मान की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा तो आयुष्मान ने गहरा सांस लेकर कॉल पिक करते हुए मोबाइल कान से लगाया। साहब साहब वो एक मसला हो गया आयुष्मान साहब। अपने ख़ास आदमी की बात आयुष्मान के माथे पर बल आए। क्या हुआ? आयुष्मान ने आन की तरफ देखा जो खुद भी परेशानी से देख रही थी। साहब वो अज़म चौधरी का ख़ास आदमी गुलाम डेरे आया आपसे मिलने। इसने कहा शायद साहब की छोटी बेटी अज़म चौधरी के पास है। इसने आपकी गाड़ी से एक औरत और बच्चे को कुचल दिया और कल इसे जेल में सज़ा दी जाएगी। ये बात सुनकर आयुष्मान की पकड़ मोबाइल पर इतनी मज़बूत हो गई कि आन को लगा मोबाइल इसके हाथ में चटक जाएगा। कॉल बंद करके आयुष्मान ने मोबाइल गुस्से से मेज़ पर मारा तो आन सहम कर उसे देखने लगी। क्या हुआ मान? आन परेशानी से आयुष्मान की आँखों में गुस्से और उसकी रंगी हुई तनों को देख रही थी। वो लड़की मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा इसे। इतना कहकर आयुष्मान गुस्से से उठा और वहाँ से चला गया, जबकि आन परेशानी से अपना दिल थाम कर रह गई। इस लड़की से वो समझ चुकी थी आयुष्मान लीज़ा की बात कर रहा है, लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि अब इसने क्या कर दिया था। तुम जाहिल इंसान बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये औरत और उसका बेटा ड्रामा कर रहा है? सच कहती हूँ छोड़ दो मुझे, वरना ऐसा हाल करूँगी ना तुम्हारा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लीज़ा ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, जो एक रस्सी से बांधे एक कमरे के कोने में इसे बेबस किए हुए थे, जबकि वो आदमी जिसने लीज़ा को पकड़ा था वो शान से कुर्सी पर बैठा इस औरत को देख रहा था। वो अभी भी अपने बेहोश बेटे को बाहों में उठाए रो रही थी। बहरे हो गए क्या? सुनाई नहीं देता मैं? अरे बस। शतम के चिल्लाने पर लीज़ा खामोश हो कर हक्की-बक्की से देखने लगी। पता नहीं तब से क्या खटपट लगा रखी है बीबी। जब मैं तुम्हें नहीं समझ सकता तो तुम मुझे नहीं समझ सकती। तो अपनी बकवास बंद रखो ना। एक तो इतनी अंग्रेज़ी मेरी दोस्ताद मुझे ना सुना सके जितनी तुम इतनी देर से मुझे सुना चुकी हो। अज़म ने उलझन से कहा तो लीज़ा दाँत खिचखिचा से देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो वो पागल आदमी। लीज़ा के चिल्लाने पर अज़म ने आँखें सिकुड़कर इसे देखा। वैसे हैरत है कि तुम मेरी आन की सौतेली बहन हो। कहाँ वो और कहाँ तुम, साये के बराबर भी नहीं तुम इसके। अज़म ने लीज़ा को सर से पैर तक देखते हुए कहा और इसमें कोई शक नहीं था कि वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी। मग़रिबी रंगत की सुर्ख़ और सफ़ेद चेहरे पे मशरक़ी तीखे और नकोशा शहद रंग की आँखें, इस पर कमर तक आते भूरे बाल जो कहीं-कहीं से सुनहरे भी थे, जिसे इसने महँगे सैलून से स्ट्रिकिंग करवाई थी। इस सब पर शर्ट, ट्राउज़र में इसके दरमियाना कद का नाज़ुक वजह काफ़ी दिलकश मालूम होता था। लेकिन इतनी हसीन होने के बावजूद वो सामने मौजूद शख़्स के लिए आन के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं भीख माँगती हूँ। ना चाहते हुए भी लीज़ा की आवाज़ रोन चुकी थी।
बस कर दे यार अंग्रेज़ी बोलना, ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों की गंदी फ़िल्म देख रहा हूँ। अज़म की बात पर एक हल्की-सी हँसने की आवाज़ आई तो अज़म ने आँखें सिकुड़कर औरत की गोद में मौजूद बच्चे को देखा जो अज़म के देखते ही अपनी हँसी दबाता फिर से बेहोश हो चुका था। ये देखकर अज़म के लब मुस्कुरा दिए। मैं वापस आ गया। ग़ुलाम जी अर्शमान को पैगाम पहुँचाने गया था। इसने अज़म के डेरे के इस कमरे में दाखिल होते हुए कहा, ओह थैंक्स गॉड! अल्लाह का शुक्र है। अज़म और लीज़ा एक साथ बोले तो ग़ुलाम हैरत से दोनों को देखने लगा। वाह! आप अपना कीमती कभी नहीं लगा। वाह! ग़ुलाम की कदर देख यहाँ अपनी। ग़ुलाम ने कंधे झाड़ते हुए कहा तो अदम इसे घूरने लगा। प्लीज़ मिस्टर, इस अनपढ़ जाहिल इंसान को बताओ कि ये दोनों बिल्कुल ठीक है, मुझे यहाँ से जाने दें। लीज़ा की बात पर इसने परेशानी से अदम की जानिब देखा और लीज़ा की कही बात उर्दू में दोहरा दी। तो क्या अगर बेचारे मर जाते तो होना था ना तुझे सुकून। ग़ुलाम ने ये बात इंग्लिश में बताते हुए लीज़ा दाँत खिंचता के रह गई। ब्लडी लीज़ा इसे कितनी ही गालियाँ निकाल चुकी थी और ग़ुलाम मुँह खोले इस लड़की को देख रहा था। क्या कहा इसने ग़ुलाम ने परेशानी से अज़म को देखा। उसे क्या पता था कि वो लड़की इसे जाहिल ज़िंदगी बदमाश और पागल आदमी कह चुकी थी। चौधरी जी वो भीख माँग रही है कि इसे माफ़ कर दें। आपको आपको आपकी अच्छाई का वास्ता। अज़म ने आँखें सिकुड़कर लीज़ा को देखा। इसकी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा वो ये बात कह रही। शक्ल तो ऐसी बनाई जैसे मुझे माँ बहन की गालियाँ निकाल रही हो। ग़ुलाम ने बामुश्किल अपनी हँसी को दबाते हुए इनकार में सर हिलाया। खैर खबर पहुँचा दी थी तुमने अर्शमान मलिक को। ग़ुलाम ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। जी, उम्मीद है वो किसी भी वक़्त यहाँ पहुँचता होगा। अज़म के होठों पे शातिर मुस्कुराहट आई। अब इसे अर्शमान मिल के यहाँ पहुँचने का इंतज़ार करना था। ओह हेलो, मैं अभी भी यहाँ हूँ, यहाँ भूल गए हो मुझे? आखिर कब तक मुझे यहाँ रखने का इरादा है तुम दोनों का? देखो शराफ़त से मुझे जाने दो। मैं यार ग़ुलाम पहले इसके मुँह पे टेप लगाकर इसकी पटर-पटर बंद करो। तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा इतनी अंग्रेज़ी सुन-सुन के। ग़ुलाम ने हैरत से अज़म को देखा। शायद वो मज़ाक कर रहा था लेकिन इसकी आँखों में संजीदगी देखकर ग़ुलाम ने गहरा साँस लेते हुए एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ा और लीज़ा के पास गया। इसके हाथ में वो कपड़ा देखकर लीज़ा की आँखें खौफ से फैल गईं। ऐसा सोचना भी मत, मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा मैं तुम पर केस। लीज़ा का जुमला पूरा होने से पहले ग़ुलाम ने इसका मुँह कपड़े से बाँध दिया तो लीज़ा किसी घायल परिंदे की तरह जबराने लगी लेकिन ग़ुलाम इसे नज़रअंदाज करता अज़म की जानिब मुतवज्जह हो गया। चाहते क्या हो तुम अज़म? अर्शमान इस लड़की के बदले में तुम्हें वो कभी नहीं देगा जो तुम्हें चाहिए। इस बात पर अज़म की आँखों में जुनून उतरा। जानता हूँ मैं तो बस इसे नीचा दिखाना चाहता हूँ। ग़ुलाम कल जब मुल्कों की ये विलायती चूज़े जिरगे में खड़ी होगी तो सोच शमान मलिक का गुरूर कैसे मिट्टी में मिल जाएगा। ग़ुलाम ने गहरा साँस लेकर अपने दोस्त को देखा। अज़म क्या ये नफ़रत कभी ख़त्म नहीं होगी? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है जो हुआ इस पर नज़रसानी। अज़म की बुरी तरह घूरने पर ग़ुलाम खामोश होकर अपना सर झुका गया। ये नफ़रत हम में से किसी एक की मौत के साथ ही ख़त्म होगी। ग़ुलाम गहरा साँस लेकर रह गया। वो जानता था कि इस मामले में बहस बेकार है। एक आवाज़ पे इन दोनों का ध्यान लीज़ा की जानिब गया जो होठों पे बंधी पट्टी के पीछे सकर्रा रही थी। चूज़ी की जिस्म में शेरनी है ये। ग़ुलाम अज़म की बात पे हँस दिया। कुछ देर के बाद उन्होंने बाहर कुछ गाड़ियों की रुकने की आवाज़ सुनी। फिर अर्शमान मलिक गुस्से के आलम में इस कमरे में दाखिल हुआ। इसकी अंगारा आँखों से ऐसा लग रहा था कि वो अज़म की जान ही ले लेगा। लीज़ा की दबी-दबी आवाज़ पे अर्शमान की नज़र इस पे पड़ी तो गुस्से में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। आज तुमने हर हद पार कर दिया अज़म चौधरी। तुम्हारी इतनी ज़ुर्रत कि तुम मुल्कों की बेटी को यूँ बाँध कर रखो। अशमा ने आगे बढ़कर अज़म को गिरबान से जकड़ना चाहा लेकिन इससे पहले अज़म के आदमी बंदूकें पकड़कर आगे हो चुके थे। मुल्कों की बेटी इस औरत की मुजरिम है वो अर्शमान मलिक और इसका फैसला तो अब जरगे में ही होगा। अशमा ने तीखी निगाहों से उस औरत को देखा जो अपनी गोद में अपने बच्चे को उठाए रो रही थी। इस मामूली औरत की खातिर मुल्कों की इज़्ज़त जरगे में नहीं जाने वाली चौधरी। कानून सबके लिए बराबर होता है मलिक। अर्शमान बाकायदा अपने दाँत खचखचाकर अज़म को देख रहा था। फिर अपनी जेब से चंद हज़ार के नोट निकाल कर उस औरत की जानिब बढ़ाए। ये पैसे रखो पास और भूल जाओ कि तुम किसी गाड़ी से टकराई थी। वो औरत अपना मकसद पूरा होता देखा फ़ौरन रोना बंद करके वो पैसे थाम गई थी और अपने बेटे को हिलाया जिस पर इसका बेटा फ़ौरन उठकर इसके साथ चल दिया। अर्शमान ने चिलचिलाती नज़रों से अज़म को देखा। जब कोई शिकायत ही नहीं तो कैसा जिएगा? ये किस्सा चंद नोटों से ही ख़त्म चौधरी। इतना कहकर अर्शमान लीज़ा के पास गया और उसके हाथ खोलने के बाद इसके मुँह पर बंधी हुई पट्टी उतार दी। किसी का सहारा पाकर लीज़ा की सारी बहादुरी ख़त्म होती और वो फूट-फूट कर रोने लगी। "विशेष पर रोना बंद करो, कुछ नहीं होने दूँगा मैं।" अर्शमान के दिलासे पर लीज़ा ने हैरत से उसे देखा। अर्शमान इसकी कोहनी पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगा। "तुम इसे नहीं ले जा सकते अर्शमान मलिक, इस लड़की ने गाँव का उसूल तोड़ा है।" अर्शमान ने मुड़कर खजीली नज़रों से इस अज़म को देखा। गाँव के कच्चे रास्तों पे गाड़ी चलाना मना है क्योंकि वहाँ से लोग पैदल गुज़रते हैं और ये लड़की वहाँ पे गाड़ी भगा रही थी। अर्शमान के चेहरे पे इस्तराहत देखकर अज़म मुस्कुरा दिया क्योंकि इस उसूल से अर्शमान भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। ये यहाँ नहीं आई है कि ये कोई बहाना नहीं हुआ। तुम्हें अपनी औरत को यहाँ के उसूल बताने चाहिए था ना। अर्शमान की बीची मुठ्ठियाँ देखकर अज़म के चेहरे पे फ़ादर मुस्कान आई। पकड़ लो इस लड़की को, कल जरगे में इसे गाँव का उसूल तोड़ने की सज़ा दी जाएगी। अज़म के हुक्म देते ही एक आदमी इनकी जानिब आया तो लीज़ा सहम कर अर्शमान के कामती वजूद के पीछे
चुप गई, लेकिन जैसे ही इस आदमी ने लीजा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, अर्शमान इसका हाथ अपने हाथ में जकड़ गया। फिर कभी मुल्कों की इज्जत को छूने की सोचना भी मत। इतना कहकर अर्शमान ने हाथ को झटका दिया। तकलीफ की शिद्दत से वो आदमी चीखकर ज़मीन पर बैठ गया और लीजा हैरत से अर्शमान को देखने लगी, जो अपने हाथ के एक झटके से इस आदमी की कलाई तोड़ चुका था। चलो यहाँ से। अर्शमान ने लीजा का हाथ पकड़ा, जो अभी भी हक्की-बक्की सी अपनी आंखें मिलाए अर्शमान को देख रही थी। गुलाम ने आगे बढ़कर अर्शमान को रोकना चाहा, लेकिन अज़म का हाथ हवा में उड़ता देखकर वहीं रुक गया। वो उसे ले जा रहा है, अज़म तुम रोकते क्यों नहीं उसे? गुलाम ने हैरत से अज़म को देखा, जिसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? गुलाम को लगा उसका दोस्त पागल हो गया। तुमने इस लड़की की आंखें नहीं देखी गुलाम, इसकी आंखों में अर्शमान के लिए वही जुनून और चमक थी जो मेरी आंखों में आन को देखकर होती है। गुलाम की हैरत में ये बात जानकर मजीद इजाफा हो गया था। अब मुझे आन को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी गुलाम, तुम देखना मेरा काम ये लड़की कर देगी। जितनी आंख इसमें भरी, ये अपनी चाहत हासिल करके ही दम लेगी। अदम ने अपनी मोचों को ताऊ दिया। अर्शमान मलिक जानता भी नहीं है कि वो कहाँ फंस चुका है। आह, बहुत मज़ा आने वाला है इस खेल में गुलाम में, बहुत। गुलाम अब की बार मुस्कुराया नहीं था, बल्कि परेशानी से अदम को देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि फिर से ऐसा कुछ हो जो सब कुछ बर्बाद करके रख दे। कल इस चारपाई पर बैठी रोते हुए अपने पैर दबा रही थी, जो बुरी तरह से दुख रहे थे, लेकिन जिन हाथों से वो अपने पैर दबा रही थी, वो हाथ तो पैरों से भी ज़्यादा दर्द कर रहे थे। इन्हें दबाने वाला कोई नहीं था। अपनी बेबसी महसूस करके कनिज फूट फूट कर रोने लगी। इसने सारा काम करके गुज़ारा था इसने सारा दिन काम करके गुज़ारा था। राजन ने इससे हवेली का हर कोना साफ करवाया था, और वो नाज़ुक फूल सी लड़की जो अपनी बहन और भाई के एक छोटे से काम कहने पे रोने लग जाती थी। आसाराम काम करने के बाद इसका सारा जिस्म ज़ोर-ज़ोर से दर्द से टूट रहा था। अम्मा बहुत थक गई हूँ मैं, इतना दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। कनिज़ ने अपने नाज़ुक हाथों को देखा, जो फर्श पे पोछा लगाने की वजह से सुर्ख हो रहे थे। तुमने तो कहा था साईं जी अच्छे हैं, अम्मा जी फरिश्ता है जिन्होंने मेरी मदद की, तो उन्होंने मुझसे इतना काम क्यों करवाया? कनीज ने रोते हुए शिकवा किया, लेकिन इसका ये जवाब सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। अगर इसकी माँ इसे यूँ रोता देख लेती तो अपने सीने से लगाकर चुप करवा देती, लेकिन बाबू के घर से रुखसत होने के बाद इसे सीने से लगाकर चुप करवाने को वाला कोई नहीं था। शायद यही तो था हर बाप की लाडली का मुकद्दर, अपनी जिस शहजादी को बाप दुनिया की धूप से बचा बचा कर किसी नाजुक फूल की तरह पालता है, रुखसत होने के बाद वो नाजुक जान अंगारों पे घिसटती जाती है। कनिज ने अपने दुखते हाथों पर फूंक मारी और फिर अपने सीने से लगाकर रोने लगा। पता है अम्मा, साईं जी यहाँ आकर एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। शायद वो भूल गए कि मैं इनकी कनीज़ के अल्फाज फ़ौरन उसके हलक में अड़ गए। उसे सुल्तान का दिया हुआ हुक्म याद आया। इनकी मेड को इनका ये महल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा अम्मा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कनीज़ चारपाई पे बैठ लेटकर मुँह तकिया अपनी मिट्टी पे भेजकर सिसकते हुए रोने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना अम्मा, नहीं रहना। मेरा वो छोटा सा घर इस महल से अच्छा था, बहुत अच्छा। मुझे अपने पास वापस बुला लो अम्मा, वापस बुला लो। कनीज़ ने रोते हुए सरगोशी की, और कितनी देर इसकी सिसकियाँ छोटे से कमरे में गूंजती रही थी। आखिरकार यूं ही अपने पलकों पर आंसू सजाए, थकन से चूर कब से सो गई थी, इससे इस बात का अंदाजा भी नहीं हुआ था। अभी न जाने किस्मत ने इसके नाजुक मुंह पे कितने जुल्म ढाने थे। रात के साए आसमान पर छा रहे थे, जब अर्शमान की गाड़ी मुल्कों की हवेली से बाहर रुकी। लीजा अभी भी खामोशी फ्रंट सीट पर बैठी थी। गाड़ी से निकलकर अर्शमान ने लीजा की साइड का दरवाज़ा खोला, उसे कलाई से पकड़कर बाहर निकालते सीधा इसके कमरे की जानिब चल दिया। कमरे में पहुंचकर अर्शमान ने लीजा को झटके से छोड़ा, जिसकी शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए बेड पे जा गिरी। आज तुमने हर हाथ पार कर दी। जानती हो क्या होता अगर वो चौधरी तुम्हें कल जिरगे में ले जाता, तो मुल्कों की इज्जत आन सब खाक में मिल जाता। लीजा हक्की बक्की सी अर्शमान को देखने लगी। जिरगे वाली बात तो इसकी सर से गुजर गई थी, लेकिन फिर भी खामोश रही। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर अब तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हुआ तो सच कहता हूँ मैं जान ले लूँगा तुम्हारी, और ऐसा करते हुए एक बार भी नहीं सोचेंगे कि तुम आन की बहन हो। इतना कहकर अर्शमान कमरे से बाहर निकल गया, और लीजा कितनी देर वहीं बेड पे बैठी रही। वो खुद भी हैरान थी कि आज अर्शमान का चिल्लाना से बुरा क्यों नहीं लगा। उसे ऐसे बात करने वाले का तो वो मुंह तोड़कर रख देती थी, तो आज क्यों इसकी हर बात चुपचाप सुनती रही। लीजा की नज़र अपनी कलाई पर पड़ी, जहाँ की नाजुक जिल पर अर्शमान की सख्त पकड़ का लाल निशान बाकी था। लीजा ने हाथ उठाकर देखा, इसे इस हल्के से निशान पर अर्शमान से नफरत हो रही थी, और वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। लीजा को वो पल भी याद आया जब इस तक पहुंचने पर हाथ को अर्शमान अपनी कलाई के एक झटके से तोड़ चुका था। वो मंजर याद करके लीजा के होठ खुद ब खुद मुस्कुरा दिए। अर्शमान ने इस आदमी को कुछ कहा भी था जो लीजा समझ नहीं पाई थी, लेकिन अर्शमान के लहजे के रूप से इसे अंदर तक सरचार किया था। तुम्हारी जो रूटनेस है मुझे बुरी लगी थी, आज वही दिलकश लग रही है। लीजा ने अपनी कलाई के निशान को मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, अब बच के रहना मुझसे बैड बॉय, बहुत खतरनाक हूँ मैं। लीजा गहरा सांस लेकर बेड पर लेटकर अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए गले में मौजूद चेन से खेलते हुए अर्शमान के बारे में सोचने लगी। इसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जिस इसके लिए बारे में सोच रही है उसकी बहन का होने वाला शौहर था, इसकी बहन की मलकियत था। वो खुदगर्ज सी लड़की सिर्फ अपने इस दिल की मान रही थी, जिसे अर्शमान मलिक के अपनों को महफूज रखने की अदा भाग गई थी।
सुल्तान ब्लैक पैंट पे सफ़ेद शर्ट पहने आईने के सामने खड़ा अपने बाल संवार रहा था जब अचानक इसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है। सुल्तान ने लपट कर देखा तो नज़र फ़रीन बेगम में पड़ी जो इसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सुल्तान इनके पास आया और उनका अपना अपना सर इनके आगे कर दिया। सदा खुश रहो मेरी शहज़ादे। फ़रीन बेगम ने इसके सर पे हाथ रखकर दुआ दी और अपने होंठ नरमी से इसके माथे पे रखा। जब तक आप दुआ मेरे साथ हैं, मैं हमेशा खुश रहूँगा। सुल्तान ने फ़रीन को कुर्सी कुर्सी पे बिठाया और खुद इनके कदमों में बैठ गया। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? मेरे सामने भी नहीं आए। सुल्तान के होठों पे घायल सी मुस्कान आई। बस अपना आप आपके सामने आने के काबिल नहीं लग रहा था। फ़रीन ने हैरत से सुल्तान को देखा। तुम तो मेरे सबसे अच्छे बेटे हो सुल्तान, सबसे फर्माबरदार। तुम ऐसा फिर कभी ना सोचना अपने बारे में। सुल्तान ने इस बात में सर हिलाकर अपना सर फ़रीन की गोद में रख दिया तो वो मोहब्बत से इसके बाल सहलाने लगी। सुल्तान मैंने कुछ सोचा है, हुक्म करें अम्मी। सुल्तान ने माँ की आगोश को महसूस करते हुए सुकून से आँखें मूंद कर कहा, मैं चाहती हूँ शमान की शादी के साथ ही तुम्हारी और अनाबिया की भी शादी कर दी जाए। सुल्तान की बंद आँखें फ़ौरन खुल गई। ख़याल लाल जोड़े और रंग घूंघट वाली लड़की की जानिब किया। अम्मी इतनी जल्दी ये सब? फ़रीद ने आँखें सिकुड़कर इसे देखा। क्यों, कोई मसला है क्या? सुल्तान ने वापस अपना सर झुका लिया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। फ़रीद बेगम इसकी आवाज़ पर हैरान रह गई। सुल्तान, क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है? सुल्तान ने इनकार में सर हिलाया लेकिन फ़रीद इसकी सुनकर ही कहा रही थी, देखो सुल्तान, और शबान ने अपनी मर्ज़ी की, मैंने कुछ नहीं बोली। आज से इतनी नफ़रत होने के बावजूद मैंने इसे अजमान की खातिर बेटी बनाकर कबूल कर लिया। लेकिन अगर तुमने अनाबिया के साथ धोखा करने का सोचा या इससे शादी नहीं की तो मैं कसम से खाती हूँ सुल्तान, मैं अपनी जान दे दूँगी। अम्मी। सुल्तान हैरत से फ़रीन की बेगम को देखने लगा। मेरी बहन की शादी इतने गरीब ख़ानदान में हुई है, सोचा था इस बेचारी की बेटियाँ यहाँ आकर सुकून से रहेंगी, लेकिन अर्शमान के सर से आन का भूत ही नहीं उतरता। अब तुम भी अनाबिया को। अम्मी, क्या हो गया आपको? मैंने कब शादी से इनकार किया है? मैं अब बस अभी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज़ आप मुझे कुछ वक़्त चाहिए। सुल्तान ने उनके हाथ में अपने हाथों में थाम लिया। वादा करता हूँ आपका मान नहीं टूटने दूँगा। फ़रीद ने अपने आँसू पोंछकर हाँ में सर हिलाया तो सुल्तान गहरा साँस लेकर वहाँ से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। अब इसे अपने फ़ैसले में पहले से कहीं ज़्यादा पछतावा हो रहा था। वो कितनी आसानी से किसी गैर के खातिर अपनों की तकलीफ़ का बाइस बन गया था, लेकिन अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने ध्यान सीढ़ियाँ से उतर रहा था जब इसके पैर पे सीढ़ी पे पोंछा लगाते हाथों के करीब जाकर रुक गए। इस मुलाज़िमा के हाथों पे मीठी-मीठी सी मेहंदी देकर इस लड़की का ख़्याल है जो इसकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन इस ख़्याल को दबाता वो वहाँ से चला गया। ये जाने बगैर कि फ़र्श पे पोंछा लगाती लड़की इसकी बीवी थी, जिसे अभी इसने एक निगाह भी नहीं देखा था। अब वो सुल्तान के यूँ खुद को नज़रअंदाज करके चले जाने पर दर्दनाक आँसू से रो रही थी। सुल्तान मलिक खुद भी नहीं जानता था कि वो रिश्तों के और मोहब्बत के किस भंवर में फँस चुका था।